हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक के ऊपर। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा यूनिट 1 का टॉपिक है, पेपर 2 का। इसके ऊपर आज बात करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, आज पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। कहाँ से कहाँ लेके 3 से लेके 9 तक के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सर किस तरह पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे? बेटा मैं पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा विद द हेल्प ऑफ द ट्रिकी लैंग्वेज को समझ के, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, विद द हेल्प ऑफ द किसके थ्रू और किसके थ्रू सर, ट्रैप को भी समझेंगे हम इसमें। यस, ये तीनों को अगर हम समझे तो लाइफ झिंगा लाला हो जाता है, और अगर लाइफ झिंगा लाला हो गया तो आप जेआरएफ क्रैक कर लिए। और यही तो हमें करना है बच्चा, यही तो हमें करना है, हमें जेआरएफ क्रैक करना है ना, है कि नहीं? चलेंगे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग का बिजनेस एनवायरनमेंट का पहला यूनिट लाइव हो चुका है। आप पहला यूनिट जाके पढ़ सकते हो, एकदम पूरा के पूरा एकदम अच्छे से हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। आपको कोई भी टॉपिक आप मिस नहीं करोगे। चल हम चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्या है? रिडर्सल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनवाइसेज। रिजल्शन मैकेनिज्म कंज्यूमर डिस्प्यूट का सेक्शन 9 के अंतर्गत जो आता है वो कौन से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इनवाइसेज करता है, मतलब कौन से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को फोकस करता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे रिजल्शन मैकेनिज्म क्या होती है, रिजल्शन मैकेनिज्म होती है किसी भी चीज को सॉल्व करने का प्रक्रिया, किसी भी चीज को सॉल्व करने का प्रोसेस। अच्छा, सॉल्व करने का प्रोसेस। कंज्यूमर डिस्प्यूट सर क्या होता है? कंज्यूमर डिस्प्यूट मान लो कि आप कोई सामान लिया और उसका वारंटी क्लेम करना था, लेकिन कंपनी ने उसका वारंटी क्लेम करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो आप क्या जाएंगे, 3 फॉर्म में जा सकते हो। कौन से फॉर्म में जा सकते हैं? आप जा सकते हो किसमें, स्टेट में जा सकते हो, फिर किसमें जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हो। पहले डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर स्टेट आएगा, देन आता है नेशनल आपका। तो ये 3 फॉर्म आता है। अब ये 3 फॉर्म में जा सकते हो, तो दैट मींस कि 3 टायर सिस्टम आपका यहाँ पर सही आंसर होता है। आपको समझ में आया कि ये क्या था? ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड था। आपको ये कहीं ना कहीं ये टॉपिक का बहुत ही कोर है, और ये हर किसी को समझ में भी आ रहा होगा। कंज्यूमर डिस्प्यूट किस तरह, कंज्यूमर डिस्प्यूट के अंदर 3 टायर सिस्टम चलता है। ये हम लोग कहीं ना कहीं क्लास 11 12 में भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ना। आगे बढ़ेंगे। अब इतना सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व करवाया, और याद रखिए इसी तरह हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या है फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी? क्या होता है फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी? किसमें आता है? फिजिकल है, मॉनेटरी है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। आप सोचो किसमें आएगा, आप सोचो किसमें आएगा, क्या दिया गया है पहले। अगर आपको देखो समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप ऑप्शन के थ्रू भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड वन, तो इसमें कोई ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट नहीं कर सकते, पीछे से एलिमिनेट कर सकते हो। क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड है। क्या है? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, मोरल प्रिंसिपल दैट डिफाइन राइट एंड रॉन्ग, जो वो मोरल प्रिंसिपल जो कि राइट एंड रॉन्ग को डिफाइन करते हैं, ये क्या होते हैं मेरे? ये होते हैं मेरे बिजनेस एथिक्स। तो ये क्या है? डी का थर्ड हो गया। तो मतलब एक ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, डी का थर्ड हो गया। अब कौन सा रहेगा? अब क्या हो सकता है? ए का 1 हो सकता है या ए का 4 हो सकता है। या तो आप इसको ले लो या तो इसको ले लो। मैं ए ले लेता हूँ। मान लीजिए ए का 1 हो सकता है या तो ए का 4 हो सकता है। आप देख लेते हैं क्या होगा। ए का अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है? सोशल रिस्पांसिबिलिटी या इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसमें आएंगी? सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक पॉलिसी इसमें आएंगी। तो आपका क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर, और ये वाला कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्या फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसमें आती है? फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसमें आती है? आपका आता है किसमें? इकोनॉमिक पॉलिसी में आता है। सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड द स्टेक होल्डर, सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड द स्टेक होल्डर किसमें आएगा? ये आपका आएगा सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि सोशल ऑब्लिगेशन है, सोशली आप मानते हो कि हाँ आपको स्टेक होल्डर को जो भी उनका बनता है आप उनको दोगे। ठीक है, आगे क्या है? दोगे नहीं, दोगे। कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर और क्रेडिटर किसमें आएगा? सिंपल सी बात है, हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं कंज्यूमर, शेयर होल्डर और सप्लायर। तो ये सिंपल सा हो गया, और ये मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये तो भाई बेसिक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, ये इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए कितना तेजी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहता है। क्वेश्चन समझ में आता है ना, तो क्वेश्चन उतनी ही ज्यादा तेजी से सॉल्व होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? इसमें से कौन सा सही नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग? डिस्ट्रिक्ट फॉर सेल कॉन्सेप्ट ऑफ लेडी सोशल वर्कर। हाँ, हर में लेडी सोशल वर्कर चाहिए होती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे नेशनल की बात करें, या चाहे स्टेट की बात करें ना, डीएनएस। आगे हम लोग बात करते हैं स्टेट कमीशन एंड कॉन्सिस्ट ऑफ 1% इट्स और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। या स्टेट कमीशन के जो जज होते हैं वो हाई कोर्ट के होते हैं। सही बात है, ये भी सही है। आगे डिस्ट्रिक्ट वॉल्यूम सेल कॉन्सिस्ट ऑफ 4 मेंबर। क्या 4 मेंबर होते हैं डिस्ट्रिक्ट वॉल्यूम में? नहीं, किसी में भी 4 मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है आपसे? नॉट करेक्ट। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन सा करेक्ट नहीं है? तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे नॉट करेक्ट है, याद रखिएगा। नॉट, नो, ये सब चीजों के ऊपर फोकस कीजिएगा। लास्ट है आपका क्या? वैसे लास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्ट इनकरेक्ट है। तो क्या होता है, लैंग्वेज ट्रिकी हो जाती है। जब लैंग्वेज ट्रिकी हो जाती है वहां पे आप कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एकदम सिंपल सा दे दिया है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और आप ऑप्शन नंबर सी को आराम से टिक कर सकते हो। आगे क्या है, लास्ट पढ़ लेते हैं। नेशनल रिजल्शन कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन सर कॉन्सिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेशनल रिजल्शन कंज्यूमर डिस्प्यूट वो पर्सन को कॉन्स्टिट्यूट करता है जो कि क्या हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो। सिंपल सी बात है, सही है। डिस्ट्रिक्ट फॉरम का जज कौन, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में कौन होगा? लेडी सोशल वर्कर होगी। स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट का जज होगा, और नेशनल कमीशन में कहाँ का जज होगा, या नेशनल डिजिटल कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन में कहाँ का जज होगा? सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। सिंपल है। तो मेरा आंसर तो एकदम सिंपल निकल के आ जाता है। क्या मेरा आंसर एकदम सिंपल निकल के आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मैं इसको एकदम क्लियर करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी ऑप्शन देखने में या
समझने में दिक्कत ना हो ना। चलेंगे हम लोग आगे की तरफ। आगे क्या है, साइज ऑफ द मार्केट। क्या साइज ऑफ द मार्केट मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है सर? क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है क्या सर? ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस होती है क्या सर? नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होती है क्या सर? बच्चा, आपको इसको अप्रोच करने का तरीका समझना है। सर बहुत तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं, नहीं हम लोग आराम से बढ़ रहे हैं ना। हम लोग जो भी चीजें कर रहे हैं बहुत ही आराम से समझेंगे और बहुत ही आराम से कर भी रहे हैं। वो क्वेश्चन सिंपल कर रहे हैं इसलिए हम लोग उसको जल्दी से खत्म कर लिए। अभी वाला क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा। साइज ऑफ द मार्केट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और मल्टीनेशनल ऑपरेशन, ये है। फिर क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मैक्रो इन्वायरमेंट और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या होगा, कैसे हम लोग इसको टिक करेंगे? सबसे सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा हुआ किसके बारे में? आप देखो, सबसे पहले ये देखो कि आप किसके बारे में सबसे अच्छी तरीके से जानते हो। इसमें आपने मैक्रो इन्वायरमेंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। देखो मैंने तो पढ़ा है भाई, इसलिए मैं सबसे पहले जाता हूँ कि जो मुझे ईजी लगता है मैं उसके ऊपर जाता हूँ, उसके ऊपर दाव खेलता हूँ, ठीक है। थर्ड वाला में गया और मुझे ये समझ में आया कि जो मैक्रो इन्वायरमेंट होती है उसमें क्या आती है, उसमें पेस्टल आते हैं और पेस्टल में ही क्या आती है, इकोनॉमिक में ही क्या आता है, साइज ऑफ द मार्केट आती है ना। आती है कि नहीं, याद आ रहा है? यस सर याद आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। अब ए का थर्ड है, यस सर 2 है। अब कौन सा सही होगा सर? अभी तो नहीं पता हमें कौन सा सही होगा, यहाँ पे टिक कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ए का थर्ड हो गया। अब बी का क्या पूछा है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट किसमें आएगा? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट कैसी एनवायरनमेंट होती है? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होती है जो कि इकोनॉमिकली की नहीं होती है, वो नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होती है। ये तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा कि डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होती है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। आप याद रख सकते हो कि जो इकोनॉमी के रिलेटेड नहीं होता है, जो इन्फ्लेशन के सबसे रिलेटेबल नहीं होता, उसे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट किसमें आएगी? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट आएगी किसमें? बी के 4 में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एकदम सिंपल पीजी से हमें अपना फिर से एक आंसर मिल जाता है और इतना सिंपल तरीके से सर कर रहे हैं, इतने सिंपल तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है यार इतना सिंपल था, इतना सिंपल क्वेश्चन था और ये गलत करके रहता है। देखिए ये होता है, जब हम सही अप्रोच करते हैं ना तो ये होता है, ठीक है। हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना है। क्या करना सीखना है? ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना है, ठीक है। हम ये सब चीज़ों को लिखेंगे कि हमें क्या सीखना है। अच्छा चलिए एक वो बना लेते हैं ना हम लोग कि क्या-क्या हम सीख रहे हैं। उसके लिए क्या बना लेते हैं, एक स्लाइड ले लेता हूँ मैं कि ताकि हम लोग क्या सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा, एक सेकंड, ये ना गलत गया। हाँ, ठीक। चलिए, हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने सीखा क्या? ऑप्शन एलिमिनेशन सीखा। ऑप्शन एलिमिनेशन से पहले सर एक चीज़ और सीखा क्या? क्वेश्चन को पढ़ने का अप्रोच, मतलब क्वेश्चन रीडिंग अप्रोच। जब मैं पढ़ के आपको वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन रीडिंग अप्रोच होता है। आपको भी इसी तरह हर चीज़ की मीनिंग जाननी होगी, हर चीज़ को आपको समझना होगा ताकि आप क्वेश्चन रीडिंग अप्रोच को बहुत ही बेहतर तरीके से लगा पाओ। तो ऑप्शन एलिमिनेशन हमने समझा, ठीक है, और इससे हमें क्या हुआ, सारा आंसर मिल गया। अच्छा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट किसमें आएगा? सर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट तो ग्लोबलाइजेशन भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखो कि ग्लोबलाइजेशन किसे बोलते हैं? इंट्रीगेशन ऑफ द इकोनॉमी बोलते हैं। क्या? इंट्रीगेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो इसमें क्या आता है? इसमें आपका आता है एमएनसी आता है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो इसमें क्या होता है, हम लोग हरदम बोलते हैं तब भी ट्रेड होता है, तब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है ट्रेड में। तो इसलिए इसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट आएगा। सिंपल था, समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल लग रहा होगा ना, है कि नहीं? अगर कहीं पे भी डाउट हो रहा है बच्चा, मुझसे पूछिए ना कि सर ये चीज़ का अप्रोच समझ में नहीं आया, सर कैसे आपने लगाया? देखिए हम लोग जो भी चीज़ लगा रहे हैं ना, बहुत ही समझ के, बहुत ही आराम से, बहुत ही दिल में घुसा के वो क्वेश्चन को लगा रहे हैं। एकदम यार जान लगा देनी है कि समझ के लगानी है, तब समझेंगे तभी तो बच्चा मज़ा आएगा ना। जब तक क्वेश्चन समझेंगे नहीं तब मज़ा क्या आएगा? तो वही रट्टू तुक्का की तरह, हाँ इसका सेकंड है, इसका थर्ड है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, खत्म। समझ में तो कुछ नहीं आया, गोबर भात हो गया। गोबर भात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसलिए समझ के लगाना है ना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लान्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर टू कंज्यूमर? कौन सा क्या है, कौन सा प्लान क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? इसमें से कौन से प्लान क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसमें से कौन से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑप्शन देखने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे क्या, क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में सब कुछ है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन क्या करना है आपको, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है ना, फिर आपको जो सही लग रहा है आप उसको टिक करते हुए चलोगे। जैसे ये तीनों सही लगा, आप उसको टिक कर दो। आइए हम इसी क्वेश्चन के थ्रू ये अप्रोच को समझेंगे, ठीक है। आपको क्या लगेगा, क्या ठीक है, जो सही लगेगा उसको टिक कर दिया आपने, मान लो ये तीनों सही टिक कर दिया। अब उसमें ढूंढेंगे, ठीक है, और उसमें ढूंढ के अगर आपको मिल जाता है बेटर है। अगर कोई ऑप्शन इधर उधर होता है तो आप उसके क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, क्या बोल रहा है, शायद अप्रोच कुछ अलग बोल रहा होगा, चाहे ट्रैप क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी समझेंगे हम लोग, आगे बात करेंगे। क्या, विच आर द प्लान ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन से प्लान है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, तो इसके बारे में बात करेंगे। रीजनेबल चांस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर अकम्प्लिशमेंट प्रमोशन। रीजनेबल चांस होता है और प्रॉपर सिस्टम होता है अकम्प्लिशमेंट प्रमोशन के लिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले क्या होता है, पहले ये बताइए मुझे। सीएसआर होता क्या है? सीएसआर होता है सर कि जो कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड द इन्वायरमेंट, ताकि ताकि कंपनी प्रॉफिट के साथ ह्यूमन लाइफ को भी सपोर्ट कर पाए, ठीक है, एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाए किसकी, कंट्री की। सिंपल। हाँ, आगे, तो रीजनेबल चांस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर अकम्प्लिशमेंट प्रमोशन। एक रीजनेबल चांस और एक प्रॉपर सिस्टम होता है किसके लिए, अकम्प्लिशमेंट प्रमोशन के लिए। जो भी प्रमोशन हो रहा है उसके लिए प्रॉपर चांस होता है, नहीं ये कोई नहीं है। टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइस इवन व्हेन देयर इज अ सेलर मार्केट। सप्लाई करना गुड्स को एक रीजनेबल प्राइस में, अगर वो सेलर मार्केट है तब भी। हाँ, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी, ये अभी थोड़ा सा डाउटेबल है ना,
ठीक है। बात करेंगे इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस के ऑपरेशन की एफिशिएंसी को क्या करता है, इंप्रूव करने का काम करता है, बेहतर करने का काम करता है। हाँ, क्या होता है सीएसआर के थ्रू क्या हमारे बिजनेस ऑपरेशन बेहतर होते हैं? सीएसआर करता क्या है? सीएसआर तो ये करता है कि वो कहीं न कहीं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंज्यूमर की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ, ये सीएसआर होती है। तो क्या बेटा इंप्रूव करेगा एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन? नहीं सर, बिजनेस की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे तो कंज्यूमर की बात हो रही है, यहाँ पे तो एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो बिजनेस की कहाँ बात आई? टू प्रोवाइड एंड क्या बोला है? टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग एड्रेस एंड जेन्युइन ग्रीवेंस। क्या आपकी बातों को सुना जाएगा और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? हाँ, सीएसआर का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर को सुनना, कंज्यूमर की तरफ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरनमेंट की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही आपका डिफाइन करता है सीएसआर। रीजनेबल चांस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर एक्ट एंड प्रमोशन। चांस क्या रीजनेबल चांस होना चाहिए और प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कोई भी प्रमोशन के लिए। हाँ, सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये हर किसी के लिए होता है और ये एक रीजनेबल चांस भी देता है कोई भी तरह के प्रमोशन के लिए। बहुत सही, ये भी होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभी तक हमने क्या किया था? बी एंड डी टिक किया था, लेकिन अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो बहुत सारे कुछ हैं, ठीक है। तो हम अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या विच आर द फ्लोइंग, विच आर द प्लान फॉर द सोशल कंज्यूमर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी एंड डी एंड एक सेकंड रुक जाएंगे। आई थिंक ये कर्सर गड़बड़ है क्या? ये मैं एक बार मैच कर लेता हूँ ना क्वेश्चन को। आँखों में तुम हो, पैरों में तुम, किसको हमारी ही तुम। एक सेकंड ना बच्चा, एक सेकंड। ये ऑप्शन ही गलत है, क्वेश्चन को कट करते हैं ना, ये ऑप्शन ही पूरा गलत है, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ये आधार क्या होता है उसके ऊपर हम लोग बात कर लिए हैं, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, तो ये क्वेश्चन को कट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं ना। अभी मैंने चेक किया तो ये ऑप्शन ही गलत है। क्या होता है? टाइपिंग में एरर हो जाता है, तो टाइपिंग तो हम लोग टाइपिंग करवाते हैं या तो तब हम लोग के जो टाइपर्स होते हैं वो नोट्स बनाते हैं, उस समय कुछ थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, कोई बात नहीं है, चलेंगे आगे। अकॉर्डिंग टू फीमा फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड, फीमा के अकॉर्डिंग, फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, क्या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या इसमें से इंक्लूड नहीं होता? डिपॉजिट पेबल इन फॉरेन करेंसी, ये तो इंक्लूड होगा क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का काम ही है कि क्या फॉरेन को एक्सचेंज करना, तो जितने भी फॉरेन करेंसी डिपॉजिट पेबल हो रहे हैं वो सब होंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, हाँ अगर बिल ऑफ एक्सचेंज इंडियन करेंसी में हो रहा है तो फॉरेन करेंसी में पेबल हो सकता है। ट्रैवलर चेक ड्रॉन बाय द एस इंस्टीट्यूशन और साइड इंडिया बट पेबल इन इंडिया करेंसी, क्या जो ट्रैवलर चेक है वो अगर आउटसाइड द इंडिया बनाया जाता है, क्या वो अगर आउटसाइड द इंडिया बनाया जाता है तो क्या वह पेबल होगा इंडिया करेंसी में? क्या इंडियन करेंसी में पेबल होगा? नहीं होगा बच्चा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है और यही क्या है? नॉट इंक्लूडेड में आएगा। तो ड्राफ्ट ड्रॉन बाय अ बैंक आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी, जो भी ड्राफ्ट ड्रॉन किया जा रहा है आउटसाइड इंडिया वो क्या फॉरेन करेंसी में पेबल होगा? हाँ ये पेबल होगा। तो ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि एक्चुअल में क्या होता है। याद रखिएगा ये फेरा को रिमूव करके आई थी कब? 9 में, ठीक है, फेमा आई थी और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अब आई में, ये क्या हुई? फोर्स में आई थी, ठीक है, 1999 में रिप्लेस करके आई और फिर फोर्स में आई, फुल्ली एस्टेब्लिश हो गई। Which of the following policy has lost its seen consequence to implementation of the GST law in India? Loss seen का मतलब क्या होता है? लॉस सीन का मतलब होता है कि आपने लॉस कर देना साइन को, अपने साइन को कौन सा इसमें से पॉलिसी है जो अपने साइन को लॉस कर दिया आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी लॉ? तो जीएसटी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा बताइए, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, बताएंगे मुझे क्या मॉनेटरी पॉलिसी लॉस कर सकते हैं या फिजिकल पॉलिसी? नहीं, जब मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, ये मेरी लिक्विडेशन के समय क्या करता है? हेल्प करता है, उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो सर ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आगे क्या है? एक्जिम पॉलिसी क्या कर सकती है? एक्जिम पॉलिसी तो क्या होती है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होती है। तो सर ये उम्मीद हो सकती है, लेकिन ट्रेड पॉलिसी, क्या ट्रेड पॉलिसी हो सकती है? यस सर, ट्रेड पॉलिसी जो होती है वो क्या करता है? गुड एंड सर्विसेज के ट्रेड के ऊपर बनाई जाती है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर जा रहा है? सबसे ज्यादा कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको? सबसे ज्यादा करेक्ट कौन सा लग रहा है? ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। आपको लगा था ना कि एक्जिम भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे ये कैश था ना कि लग तो रहा है एक्जिम है लेकिन एक्जिम नहीं है। तो यही चीज समझना है कि हमें क्या करना है, हर चीज की मीनिंग को समझना है, तब आप हर ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाओगे, हर ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाओगे, उसी समय आपने जेआरएफ क्रैक कर लिया है, मान लो। क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन का मीनिंग पता होना चाहिए, या अगर नहीं भी पता है तो एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए। मान लीजिए अगर मीनिंग नहीं पता लेकिन आप उस वर्ड से थोड़े बहुत मीनिंग को फाइंड आउट कर पाओ, ठीक है, आपको इतना पता होगा, इतना पता चल जाता है, इतना कुछ आप पढ़े रहोगे कि आपको समझ में आएगा। आगे चलेंगे हम लोग ना, आगे चलेंगे हम लोग। द डिफेंडर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी अप्रोच टुवर्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉइंट आउट दैट, जो डिफेंडर्स होते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज के, वो किस चीज को पॉइंट आउट करते हैं? बात करेंगे किस चीज को वो पॉइंट आउट करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये एक ट्रैप क्वेश्चन है, ये एक ट्रैप क्वेश्चन है। वीडियो यहीं पे पॉज कीजिए और बताइए मुझे
वीडियो यहीं पे पॉज़ कीजिए और बताइए मुझे कि क्या आपको ये क्वेश्चन आ रहा है? ठीक है? अगर नहीं आ रहा है तो यहीं पे आएँगे और तुरंत से देखेंगे वीडियो को रिज़्यूम करके। क्या है? ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सिस्ट विथिन अ बायोस्फीयर दैट सपोर्ट ऑल लाइफ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है? रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड द एनवायरनमेंट, रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड द कंज्यूमर, रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड द एम्प्लॉयी, या तो बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग की तरफ जो भी रिस्पांसिबिलिटी होता है उसको बोलते हैं क्या? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सिस्ट विथिन दैट सपोर्ट ऑल लाइफ। हाँ, हो सकता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। द सक्सेस ऑफ बिज़नेस मस्ट बी जज्ड ओनली द प्रॉफिटेबिलिटी। क्या सक्सेस ऑफ बिज़नेस खाली जज किया जाएगा उसको प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से? ये तो कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का रिलेवेंट ही नहीं है, तो काट दो इसे। पीपल हैव अ स्ट्रांग एथिकल ड्यूटी टू कॉज नो हार्म एंड ओनली अ प्राइम फेशियल ड्यूटी टू प्रिवेंट हार्म। क्या पीपल के पास खाली यही एक एथिकल ड्यूटी है कि कोई भी हार्म ना करे, और खाली एक ही प्राइम ड्यूटी है कि उसको हार्म से, कोई भी हार्म से उसको बचाना है? ये तो कोई उनका काम नहीं है, कोई भी ये इनका ज़रूरी काम नहीं है, कोई भी उनका वो मेन काम नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। क्योंकि हरदम याद रखिएगा, तब भी कोई चीज़ आपके ऊपर फोर्स की जा रही है ना, या फिर कोई भी चीज़ बोला जा रहा है, और क्या बोला जा रहा है कि पक्का तुम्हारे ऊपर ये चीज़ है, ठीक है? या जैसे यहाँ पे बोला गया क्या, प्राइम फेसिया, ठीक है? पक्का आप प्राइम फेसिया हो, आप ही मेन हो, तो वहाँ पे समझना, वहाँ पे ये ट्रैप हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए, शायद आप उसको सही कर पाओगे, है ना? और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ज़्यादातर ऐसे ऑप्शन क्या होते हैं, गलत ही होते हैं, ठीक है? सेकंड वाला, थर्ड वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लिया। बिज़नेस सोल रिस्पांसिबिलिटी इज़ टू फुलफिल द इकोनॉमिक फंक्शन दे वे आर डिजाइन्ड टू सर्व। बिज़नेस का सोल रिस्पांसिबिलिटी होता है कि वो सारे इकोनॉमिक फंक्शन प्रोवाइड करे जो भी इसके लिए वो डिजाइन हुए। मैंने पहले ही बोला था कि सोल हो गया, ऑल हो गया ना, सोल हो गया, ऑल हो गया, नो हो गया, नन हो गया, ये सब क्या है, ट्रैप वाले हैं। इसको देखो और समझो। अगर आपको लग रहा है ये ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ज़्यादातर 90% ये रॉन्ग ही होते हैं, और अगर मे बी शायद करेक्ट है तो आपको 10% में समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें, इस केस में क्या है, ये रॉन्ग है। आगे कस्टमर सर्विस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कस्टमर सर्विस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये तो सही लग रहा है सर, ओ माय गॉड, सर दिल से सही लग रहा है सर, इसमें तो ऑप्शन नहीं है सर, क्या ऑप्शन गलत है क्या सर? तो यही ऑप्शन एग्जाम में दिया गया था, तो यही पे तो कंफ्यूज होता है ना कि नहीं हो सकता है, क्या होगा? तो बच्चे क्या करेंगे, और एक ही जगह वो सोचेंगे कि चलो और भी एक बार देख लेते हैं, ये बेटर हो सकता है, ये बेटर हो सकता है, और वही चक्कर में क्या होता है, आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेन आंसर आपका सही है, और आप टिक करोगे क्या, आप अपना द राइट आंसर वाज, ठीक है? सिंपल सी बात है कि डिफेंडर ऑफ सस्टेनेबिलिटी अप्रोच कौन सी है? डिफेंडर जो सस्टेनेबिलिटी अप्रोच को डिफेंड करने का काम करता है, तो ये बताता है कि किस तरह सस्टेनेबिलिटी अप्रोच लंबे समय तक चल सकती है। ये तभी होगा, तब आप क्या करोगे, सस्टेनेबिलिटी अप्रोच तभी होगा तब आप क्या करोगे, सब सपोर्ट करोगे लाइफ को। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बताइए मुझे जरा। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सस्टेन करना। सस्टेन का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर के लिए तो हम लोग चीज़ों को बचा के रखते हैं, मतलब जो फ्यूचर आने वाली जनरेशन है, उनके लिए तो हम चीज़ों को बचा के रखते हैं, तो उसी को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। और यही सस्टेनेबिलिटी अप्रोच क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में जब लगाया जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब वहीं पे बेसिक बातें होती हैं कि हाँ, आपको इस बायोस्फीयर को प्रिजर्व करना है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन उसको यूज कर पाए ना, और यही ऑप्शन होगा, ठीक है? समझ आ गया, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपको अभी समझ में आ रहा है तो ये सोच लीजिए कि आप इंटेलिजेंट हो, तभी आपको एक बार में समझ में आ गया है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन सही में बहुत ट्रिकी था। तो पहली बार मैं भी लगाया तो मैं भी फंस गया था इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट इनवेरिएबली include which of the following in a business enterprise? क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट इनवेरिएबली इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ बिजनेस एंटरप्राइज? कौन से, ठीक है, कौन से ऑडिट में को इंक्लूड करता है? तो इनवेरिएबली का मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक चीज की मीनिंग को समझ रहा हूँ ना। जब आप हर एक चीज की मीनिंग को समझते हैं तभी आप ज्यादा फ्लैग कर पाते हैं, क्योंकि इसका क्या करना है आपको, क्वेश्चन को खाली आप ये मत देखो कि इसको रन कर लिए काम हो गया, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं कर रहा है, उसके सेंस को समझो कि हाँ, अच्छा ये टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया, हाँ अब ये रिपीट कर सकते हैं, ये टॉपिक वाला दोबारा से सकता है। आप ये भी है कि वो टॉपिक के अंदर बहुत कुछ हो सकते हैं ना, एनर्जी मैनेजमेंट में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि अच्छा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ऐसे टाइप के और क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है एनर्जी मैनेजमेंट का, या क्या ऑब्जेक्टिव है एनर्जी मैनेजमेंट का और ऑडिट का, हरदम रहते, कौन से हरदम, या बोल सकते हैं कौन से ऑलवेज, क्या बोल सकते हैं कौन से मेजर ऑब्जेक्टिव है बिजनेस इंटरप्राइजेस का। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव फॉलो किया जा रहा है हरदम, ठीक है? तो ये है सबसे ज्यादा कौन से हो सकती है इसमें ऑब्जेक्टिव। अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन नहीं दिया गया है, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन लिख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है अभी बात कर लेंगे, या तो क्वेश्चन देखते हैं कि ठीक है, उसी समय ऑप्शन लिख लेंगे। आइए, कुछ भी लिख सकते हैं, कैन बी लिख सकते हैं, बीसी लिख सकते हैं, लेकिन तब लिखेंगे तब हमें समझ में आएगा ना कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है? आगे बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपके 2-3 ऑप्शन सही है, ठीक है? तो बात करेंगे मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। क्या अगर हम लोग एनर्जी मैनेजमेंट और ऑडिट को बना रहे हैं हरदम बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, तो क्या आप मिनिमाइज कर पाओगे एनर्जी कंजप्शन को? यस, कर सकते हैं, बिल्कुल सर, ये तो बहुत सिंपल ऑप्शन है। बिजनेस वेस्ट इन एनर्जी कंजप्शन, क्या मिनिमाइज कर पाएंगे वेस्टेज को एनर्जी कंजप्शन में? यस सर, एकदम मिनिमाइजिंग वेस्ट इन एनर्जी कंजप्शन, आप मिनिमाइज कर सकते हो वेस्ट को, तब आप एनर्जी का कंजप्शन कर रहे होगे, ठीक है? या तो बोल सकते हो तब ऑडिट क्रिएट कर रहे होगे।
स्केलिंग हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ ऑफ द नेटिव्स। क्या आप स्केल करोगे हार्मफुल इफेक्ट को, तब एनर्जी मैनेजमेंट का ऑडिट करोगे। तो हम किसी चीज का ऑडिट करते हैं तो उससे क्या करते हैं, उससे ऑप्टिमाइम ऑप्टिमम यूटिलिटी, उससे जब हम किसी भी चीज को ऑडिट करते हैं तो उससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, तो मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस करूंगा, और इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और मिनिमाइज डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, क्या डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट मतलब दैट मीन्स कि जो इन्वायरमेंट का दूर दशा हो रहा है उससे आप इन्वायरमेंट को बचाओगे। हाँ ये भी होगा क्योंकि आप मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हो, इससे आपको ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कितना एनर्जी यूज हो रहा है, कहाँ पे एनर्जी कम यूज हो रहा है, और इसके कारण आप डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट को बचा पाओगे। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। और अगर ये ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिखेगा, आप इसको टिक करें। डिस्क्राइब द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द एमएसएमई स्पेस इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक के व्यू में कौन से गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को डिस्क्राइब करता है। तो अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एमएसएमई के बारे में बात कर रहा है, कोविड-19 के ऊपर बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन ऊपर नहीं आएगा दोबारा। पूछ सकते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एमएसएमई, अभी का करंट का पूछ सकता है, कोविड-19 का नहीं पूछेगा, तो ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है। ठीक है, ऐसे ही हम जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन रिलेवेंट है, कौन सा क्वेश्चन इररिलेवेंट भी है। ठीक है, आगे चलेंगे। CSR, सॉरी CSSR बोल देता हूँ मैं, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्पेंडिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट। सिक्वेंस करना है फ्लोइंग CSR एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैंने इसको याद किया बहुत ही सिंपल तरीके से, 500, 1000, 5%, 2% एंड लास्ट में मेरा आ जाता है क्या, पेनल एक्ट। और यही मैं आपको सिक्वेंस करना है। क्या है, 5 है, पहले आपने एक कर लिया, तो यही ऑप्शन हो जाता है डी है, फिर आपका सी है, और फिर आपका बी है, एंड देन आपका ई है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं मेरी तरह सिंपल। क्या, 500, 1000, 500 से 1000 हुआ, फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद आएगा पेनल एक्शन। सिंपल काम कर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ट्रिक था कि नहीं, मजा आया ना? आई नो, मजा आ जाता है ट्रिक को देख के ना, दिल में भागम भाग सा आ जाता है तब ट्रिक देखते हैं, ये और अच्छा था। चलो, द एक्सपोर्टिंग फर्म इज टर्म राइडर। जो एक्सपोर्टिंग फर्म है उसको नाम दिया गया, उसका टर्म किया गया राइडर का। वेयर एज अदर फर्म, वहीं पे दूसरे फर्म जो है वो स्टेब्लिश किए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को, और कहाँ पे, टारगेट कंट्री में, और उसको टर्म किया गया है किसके रूप में, कैरियर के रूप में। मतलब जो स्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उसको कैरियर के रूप में कहा गया है, और जो एक्सपोर्टिंग फर्म है वो राइडर है। एक्सपोर्टिंग फर्म राइडर है, और जो अदर फर्म है, ठीक है, जो अदर फर्म है वो कैरियर है। मतलब क्या, एक्सपोर्टिंग फर्म कौन हो गया, राइडर, और अदर फर्म कौन हो गए, कैरियर। और ये किस में होता है, ये खाली एक में होता है। बताएंगे किस में होता है, जल्दी से बताएंगे, याद करेंगे किस में होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, बिल्कुल बच्चा, मैंने आपको पढ़ाया है किस में होता है ये। जल्दी से मुझे याद करके आप बताएंगे किस में, किस में, किस में, किस में। गाना नहीं गाना है, आपको बताना है किस में होता है। ये किस में होता है, पिगी बैंकिंग में होता है। पिगी बैंकिंग में क्या होता है, ठीक है, एक्सपोर्टिंग फर्म जो होती है राइडर होती है, और कहीं ना कहीं जो आपकी अदर फर्म होती है वो क्या होती है, कैरियर होती है। सिंपल सी बात है, खत्म हो गई। यार सर इतनी जल्दी क्वेश्चन खत्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है हलवा है, खा ले रहे हैं खत्म हो जा रहा है। लेकिन बच्चा हलवा नहीं है क्वेश्चन, ये आपको हलवा लग रहा है क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, आप हमारे साथ पढ़ रहे हो, क्योंकि हम लोग मिलके आपकी बात यार फ्रैक करने वाले, इसलिए ये क्वेश्चन इतना इजी लग रहा है ना। चलिए, विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव, क्या है, कौन सा इसमें से इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड का। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड का मतलब याद रखिए कि क्वांटिटेटिव में कहीं ना कहीं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, कैश रेशियो, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। वहीं पे क्वालिटेटिव में बहुत ही अलग नहीं होते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। क्वालिटेटिव क्या होता है, बहुत ही डिफरेंट नेम होते हैं, बहुत क्वालिटीज के रिलेटेड नेम होते हैं, कंज्यूमर्स के रिलेटेड नेम्स होते हैं ना, ये क्वालिटेटिव में आते हैं। तो इसमें कंज्यूमर्स जैसे CRR नहीं हो सकता है, आगे कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन ये हो सकता है, ये कंज्यूमर से रिलेटेड है कि क्वालिटी वाला समथिंग है ना। अल्टिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट ये भी हो सकता है, SLR नहीं हो सकता, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो सकता है, BCE सर ने बोला था, BCE है मेरे सामने। यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं करोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन वहां पे करेंगे जहां पे आपको दिक्कत आ रही है, ये ऑप्शन एलिमिनेशन वहां पे करेंगे जैसे मैथ ऑफ लेंगे, बहुत ढेर सारे दिए गए, तो आप जल्दी से एलिमिनेट करके लिख लिए। अब इसमें क्या, अगर इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन करोगे जैसे BCD में से कौन है, जल्दी से आपने बी किया, BCE फटाक से कर दो लिया। अब मान लो कोई ऑप्शन ऐसा है कि और भी उसमें सेम कैटेगरी है ना, कभी क्या होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ लेता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब इसमें तो कौन बेस्ट नहीं है, बोलते हैं कौन सा रूट कॉन्सेप्ट में बेस्ट है, और वहीं पे क्या होता है, मामला फंस जाता है ना। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान देना है, और ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा तक आपको याद रहेगा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको याद रहेगा और आप आसानी से टिक करके आ सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है एकदम ना। तो एलिमिनेशन हर जगह यूज नहीं करना, एलिमिनेशन भी सब जगह यूज नहीं करते हैं हम लोग ना, लेकिन एलिमिनेशन जैसे हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं किसमें, एलिमिनेशन मैथ्स ऑफ फ्लोइंग में यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, और किसमें यूज करते हैं, एलिमिनेशन हम लोग यूज कर सकते हैं कभी कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं, उसमें भी दिक्कत आता है, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उस ऑप्शन को पढ़िए, अगर ऑप्शन नहीं समझ में आता है तब आप एलिमिनेशन पे जाइए ना। अगर ऑप्शन समझ में नहीं आता है तब भी आप एलिमिनेशन पे जा सकते हैं, अगर ऑप्शन समझ में आता है तो एलिमिनेशन पे मत जाइए, आपको जो सही लग रहा है आप उसको टिक करके आइए ना। सिंपल है, आगे बढ़ेंगे।
इन फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट, देखिए हम लोग हर चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं ना कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ कंट्री, कौन सा इसमें से क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ कंट्री को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होती है, जैसे जहाँ पे इन्फ्लेशन हो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होती है, इंक्लूड क्या हो सकती है, इसमें इन्फ्लेशन हो सकती है, इसमें साइज ऑफ द मार्केट हो सकती है ना, ये सब चीजें होती है। तो कौन से फैक्टर और कॉन्स्टिट्यूट करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसमें से बात करेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या करेगा, फाइनेंशियल सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। बताइए मुझे, फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमिक है, फाइनेंशियल हो सकता है या आगे, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, सर ये तो अलग ही एनवायरनमेंट है, ये तो नहीं होगा। इकोनॉमिक पॉलिसी हो सकता है सर, और एजुकेशनल एनवायरनमेंट ये भी अलग से एक एनवायरनमेंट है सर, इसमें होगा सर। सर इतना सिंपल में भी न्यू हो गया, तो हलवा था मेरे लिए। कैसे ही हलवा बना के तो खा के हम लोग को चल देना है। जैसे क्या होता है बजट में हलवा सेरेमनी होता है, वैसे हम लोग हलवा, जैसे बजट में हलवा सेरेमनी होता है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू में हलवा सेरेमनी करके चल देंगे और जेआरएफ निकाल लेंगे। क्या बोलते हो ना, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, विद फीचर्स ऑफ फेमा, कौन सा इसमें से क्या है, फीचर्स है फेमा का। फेमा का कौन सा फीचर है, मतलब फेमा में कौन कौन से फीचर्स आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में कौन से फीचर्स आते हैं, बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेगुलेट पेमेंट टू एंड फ्रॉम अ पर्सन सिचुएटेड आउटसाइड द कंट्री, यस ये आता है, ये तो आपको याद रखना होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक है, क्या आता है क्या नहीं आता है। फिर से मैं बता देता हूँ फेमा क्या हुआ था। फेमा कब आया था बताएंगे मुझे, जल्दी से बताएंगे। 2000 में आया था फेमा, नहीं 9 में आया था, 2000 में क्या आया था, फोर्स में आया था ना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर, इसको रिमूव करके आया था, जल्दी से बताएंगे। फेरा, यस, चलिए आगे बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेगुलेट द पेमेंट टू एंड फ्रॉम अ पर्सन आउटसाइड द कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकते हैं सारे पेमेंट को पर्सन के जो भी आउटसाइड द कंट्री है। आगे बात करेंगे होल्डिंग्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, क्या होगा, होल्डिंग्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज आउटसाइड इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टीज को इंडिया के बाहर, इनमूवेबल प्रॉपर्टीज को इंडिया के बाहर क्या होल्ड करना क्या रेस्ट्रिक्टेड है, प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया इज रेस्ट्रिक्टेड, नहीं ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो ये फीचर नहीं है। आरबीआई कैन रेस्ट्रिक्ट द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट इवन इट इज डन बाय दैट राइट पर्सन, आरबीआई किसी भी ट्रांजैक्शन को क्या कर सकता है, रोक सकता है, हाँ रोक सकता है। ऑल फॉरेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर टू बी डन थ्रू अ फेमस राइट पर्सन, सारे फॉरेन ट्रांजैक्शन फेमस राइट पर्सन के थ्रू होने चाहिए, ये सोच सकते हैं। फेमा अप्लाई टू इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, फेमा अप्लाई होता है क्या, इंडियन सिटीजन के ऊपर जो भी बाहर रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं भाई, क्या ये भी होगा, अगर सर ये होगा, अगर हम लोग देखते हैं, चलो अच्छा इसमें थोड़ा सा डाउट है ना इन दोनों में, ठीक है अब चलते हैं, अब देखते हैं, ठीक है ऐसे समझेंगे तभी तो समझ में आएगा ना, ऐसे देखेंगे, क्या बीई है नहीं है, क्या बीसी है नहीं है, क्या बीडीई है नहीं है, बच क्या रहा है, एसीडी बच रहा है, ई तो आ ही नहीं रहा है, तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, एसीडी। मजा आया ना, मैं बोलता हूँ ना कि मजा आएगा हरदम क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन समझेंगे, ऐसे एलिमिनेट करना सीखेंगे, और बेस्ट वे से अप्रोच वे से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। Which of the following is not an element of microenvironment? जून जुलाई में पूछा गया, which of the not an element of microenvironment? यार सर मैक्रो तो अभी आपने बताया पेस्टल आता है, तो माइक्रो में क्या आएगा जो बच गया सर, माइक्रो में क्या आएगा जो बच गया सर, है कि नहीं। तो नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट बोला है, मतलब तो मैक्रो में होगा वही होगा, इसमें क्या होता है, मैक्रो में टेक्नोलॉजी होता है, यस होता है, तो यही होगा सर, बात खत्म, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े चलिए। इन पेस्टल फ्रेमवर्क व्हाट डज एल डिनोट, क्या पेस्टल फ्रेमवर्क में एल किस चीज को डिनोट करता है, सिंपल सी बात है, पेस्टल फ्रेमवर्क अभी हम लोग ने बात किया, फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। पेस्टल फ्रेमवर्क पी से क्या होता है, पॉलिटिक्स, ई से क्या बात होता है, इकोनॉमिक्स, एस से क्या बात होता है, से क्या बात होता है, टेक्नोलॉजिकल, एल से क्या बात होता है, लॉजिकल नहीं लीगल, ई से क्या बात होता है, इकोलॉजिकल, एंड दैट मींस एल का मतलब होता है क्या, लीगल, बात खत्म। आगे फीचर ऑफ द, इसमें कौन सा फीचर ही नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट में, इसमें कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड ही नहीं होता। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट वैसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर इंक्लूड होता है माइक्रो एंड मैक्रो, जिसके कारण ये एनवायरनमेंट क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि तब इसके अंदर क्या होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे, तो क्या होगा, वो बिजनेस को कहीं ना कहीं हर समय हार्म करता रहेगा, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इसमें चेंजेस भी आएंगे मैक्रो होने के कारण, और ये मल्टी फैक्टेड भी हो सकता है, यस ये हो सकता है। लेकिन अच्छा तब इसमें बहुत सारी चीजें उछल पुछल हो रही है, मान लो कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, अगर मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, क्या मेरी जिंदगी से मैं उसको बेवफा कर दूंगा, नहीं मैं हम उसको बेवफा नहीं करेंगे, मेरी जिंदगी में अगर बहुत कुछ चल रहा है तो हम अपने आप को स्टैटिक रखने की कोशिश करते हैं, और बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होगा, स्टैटिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये कहीं ना थियोरेटिकल नॉलेज है, अपनी लाइफ में हर चीज को स्टैटिक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में करना बहुत है मुश्किल है, तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर क्या नहीं है, स्टैटिक फीचर नहीं है, मल्टी फैक्टर और सब कुछ फीचर है, क्योंकि आपको भी पता है जैसे हमारे लाइफ में अगर बहुत सारी चीजें चलती हैं तो हम लोग क्या होते हैं, हिल जाते हैं, वैसे ही क्या होता है डायनेमिक में चले जाते हैं, वैसे ही क्या होता है मल्टी फैक्टर हो जाते हैं कि अलग चीजों को सोचने लग जाते हैं, वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट भी होता है कि तब भी उसकी लाइफ में बहुत कुछ चलता है, तब बिजनेस एनवायरनमेंट की बात होती है, तब वो भी कॉम्प्लेक्स डायनेमिक और मल्टी फैक्टेड आते ही रहते हैं। आगे बात करेंगे
किसके बारे में क्वेश्चन नंबर तो लिखा नहीं हो तो यस आगे बात करते हैं। विच ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट मोड इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइज विद अ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एक्विजिशन स्ट्रेटेजिक अलायंस। कौन क्या पूछ रहे हैं? सॉरी मैं क्वेश्चन को देखो, मैं आगे बढ़ गया। देखो हाँ, ये भी होता है कि कभी क्या होता है, हम लोग पढ़ते क्या हो रहा है, आगे चले जा रहे हैं। तो ये 3 आवर्स के पेपर में बहुत बार होता है ना कि आप 3 घंटे का पेपर दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप एक बस रीड कर रहे हो, रीड समझ में ही नहीं आया, फिर रीड के समझ में ही नहीं आया। तो ये नहीं करना है ना, हमें 3 आवर फोकस करना है। क्या करना है? अगर मे बी अगर आप अनफोकस हो जाते हो बीच में तो थोड़ा पानी पी जाओ, फिर चले लग जाते हैं फिर से। विच ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट मोड, क्या बोला है? मोस्ट एप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री है इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइज विद अ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। अगर तुम्हारे पास लिटिल एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल मार्केट का, तो तुम्हारे लिए क्या मोस्ट सबसे ज्यादा बेस्ट मोड क्या है? अच्छा, एक्वायर करने के लिए अगर आप किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो तो आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज कैसे मिलता है? नॉलेज आपको एक्सपीरियंस से मिलता है। मैं बहुत ही सिंपल टर्म में बात कर रहा हूँ ना। अगर बात करते हैं स्टडी के अलायंस के लिए भी आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज कैसे मिलता है? एक्सपीरियंस के थ्रू। अगर आप किसी के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हो तो भी आपको क्या चाहिए? नॉलेज मिलता है एक्सपर्टीज के थ्रू। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गए, अपना प्रोडक्ट डालें और एक्सपोर्ट कर दिए, तो क्या आपको एक्सपीरियंस चाहिए था? हल्का फुल्का। और यही हल्का फुल्का क्या है? एक्सपोर्टिंग। इसी को बोला गया क्या? लिटिल एक्सपीरियंस। तो लिटिल एक्सपीरियंस के लिए हम लोग सूट करते हैं क्या? एक्सपोर्टिंग। यस, सूट करते हैं हम लोग लिटिल एक्सपीरियंस के ऊपर। वन वर्ल्ड वन रोड इनिशिएटिव, यस ये भी पूछा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन पार्ट भी है बच्चों के अंदर। मैं देखा हूँ सर, ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है? ये क्या किसके द्वारा लिया गया था? ये चाइना के द्वारा लिया गया था। किसके लिए? चाइना ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इसको किया था। ठीक है, वन बोल्ड वन इनिशिएटिव। ये क्या करना चाहता था कि अच्छे रोड, ठीक है, जैसे सी पोर्ट को भी डेवलप करना चाहता था, ताकि क्या हो, जो ट्रांसपोर्टेशन हो वो बहुत अच्छा हो पाए ना, ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो क्या ये नॉट इंटेंडेड टू, ये क्या नहीं करता है? ये इससे क्या मतलब नहीं होता है? क्या स्ट्रेटिंग लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, क्या स्ट्रेटिंग करता है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन को? यस ये करता है। इंप्रूव करता है कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को? यस ये करता है। रीबैलेंस करता है ट्रेड डोमिनेंस को? हाँ करता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेटिंग कैसे कर रहा है कि तब रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा? जब रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा? कहीं न कहीं स्ट्रेंथ मिलेगा लॉजिस्टिक को, इम्प्रूव होगा कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को भी। तब कहीं न कहीं तब दूसरी कंपनी कोई और कंट्री में जाएगी, तब एक कंपनी दूसरे कंट्री में जाती है तो क्या होगा? वहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। रीबैलेंस ट्रेड डोमिनेंस, क्या ट्रेड डोमिनेंस रीबैलेंस होगा, फिर से ट्रेड डोमिनेंस आएगा। ट्रेड डोमिनेंस होगा, हाँ ट्रेड डोमिनेंस भी होगा, क्योंकि क्या होगा, तब कोई और कंट्री कहीं भी जाएगा तो वो ट्रेड को डोमिनेंस भी कर सकता है, क्योंकि वो सस्ते दामों पे खरीद सकता है। तो अब क्या है, क्या ये ट्रेड को प्रोटेक्ट करता है? नहीं, ये ट्रेड को प्रोटेक्ट नहीं करता है। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये नहीं है कि क्या ये ट्रेड को बढ़ाता है। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब एक ये भी मीनिंग हम निकाल सकते हैं, ट्रेड को प्रोटेक्ट करना मतलब ट्रेड को बढ़ाना हो गया। नहीं, ट्रेड को बढ़ाता नहीं है, ट्रेड को बढ़ाता है, ट्रेड को प्रोटेक्ट नहीं करता। नहीं, यहाँ पे मतलब ये ट्रेड को प्रोटेक्ट करता नहीं। ट्रेड को प्रोटेक्ट करना मतलब क्या होगा? डोमेस्टिक कंपनी को प्रोटेक्ट करना। और डोमेस्टिक कंपनी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उससे क्या होगा? आपको क्या करना होगा? आपको इम्पोर्ट ना कम से कम करना होगा। और जिसके कारण क्या होता है, ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या था? ट्रेड प्रमोट के लिए बनाया गया था, ना कि ट्रेड प्रोटेक्ट के लिए बनाया गया था ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही था क्या? ट्रेड प्रमोट करना। सिंपल सी बात है, बात खत्म हो गई। आगे चलेंगे। ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, इंफॉर्मेशन और पीपल। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि तब आप क्रॉस बॉर्डर पे मूवमेंट करते हो, गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, इंफॉर्मेशन का और कहीं ना कहीं पीपल्स का। हमें पता है, हम क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब ही होता है कि क्या था, हम वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ते हैं तो गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, इंफॉर्मेशन और पीपल को ट्रांसफर करते हैं। जस्ट लाइक द तब ब्रिटिशर्स आए थे, तब भी वो क्या कहते हैं? गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, इंफॉर्मेशन और पीपल्स को इधर से उधर लेके गए थे। ठीक है, आगे बात करेंगे। कंट्रीज आर कंसिस्टेंटली इन्वॉल्विंग इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर दैट आर डब्ल्यूटीओ कंपेटिबल। ठीक है, कंट्रीज क्या होती है? वो कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व होती है इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर्स के लिए, जो कि डब्ल्यूटीओ कंपेटेबल हो। मतलब क्या कहने का मतलब क्या है? इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर क्या है सर? ये और ये डब्ल्यूटीओ कंपेटेबल क्या है? खाली डब्ल्यूटीओ ट्रेड को प्रमोट नहीं करती है, ट्रेड को डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करती। ठीक है, डब्ल्यूटीओ क्या खाली प्रमोट या डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करती। डब्ल्यूटीओ क्या करती है? डब्ल्यूटीओ रूल्स को भी बनाती है, और ये रूल्स क्या होते हैं? कंट्री डिसाइड करते हैं, ताकि ताकि जैसे कंट्री क्या डिसाइड कर सकते हैं, मान लो कि ये डिसाइड करे कि पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, या ये डिसाइड करे कि पैकेजिंग में आपको हरदम क्या करना है कि लोकल लैंग्वेज को ही यूज करना है। तो ये सब क्या है? ये सब चीज़ों को वो यूज करते हैं एज अ ट्रेड बैरियर। ठीक है, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी ना आ पाए, कि कोई भी मुंह उठाया कंपनी वहाँ पे आ जाए और वहाँ पे सामान बेच रहे, इसलिए वो क्या करती है? ये सब चीज़ों को लगाती है। और ये रूल्स क्या होते हैं? डब्ल्यूटीओ मान लेती है, इसलिए फिर ये क्या हो जाती है? ये रूल्स क्या होती है? डब्ल्यूटीओ मान लेती है। और तब ये डब्ल्यूटीओ मान लेती है, इसको बोलते हैं डब्ल्यूटीओ कंपेटेबल। तो डब्ल्यूटीओ कोई भी चीज़ कंफर्टेबल हो जाती है तो बस ये कंफर्टेबल हो जाती है, तो जिसके कारण क्या होती है? ये सारे कंट्रीज को माननी पड़ती है। ठीक है, तो ये कंट्री कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग इनोवेटिव मार्केटिंग वाले, हाँ ये इन्वॉल्व होती है कंट्रीज। ठीक है, तो ये दोनों मेरा सही है। अच्छा, अब सर्टेन रीजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बच्चे हरदम मुझसे पूछते हैं, सर एक चीज सबसे दिमाग खराब करता है इसमें, क्या करें?
क्या खराब करता है, क्या खड़ा करता है, क्या दिमाग खराब करता है ना, क्या दिमाग खराब करता है मेरा? इसमें सर ये मेरा दिमाग खराब कर देता है कि सर मुझे ये नहीं समझ आता असर्टेन और रीजन का कब रिलेशन है। देखिए सिंपल है, सबसे पहले आप असर्टेन करो फिर रीजन करो, ठीक है? अब असर्टेन के बिना अगर रीजन है, ठीक है? अब ऐसा पढ़ो कि अब ऐसा करो कि इन दोनों को लिंक करने की कोशिश करो कि क्या ये दोनों लिंक हो रहे हैं? डब्ल्यूडीओ कंफर्टेबल और ग्लोबलाइजेशन नहीं, दोनों अलग है। क्या अगर मैं इसको अलग पढ़ूँगा तो क्या ये दोनों अलग फ़ील होंगे? हाँ, दोनों अलग फ़ील होंगे। अगर दोनों अलग फ़ील हो रहे हैं तो नो रिलेशन, अगर दोनों एक टाइप का फ़ील हो रहे हैं, दोनों एक-दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो रिलेशन। और इसी को बोलेंगे क्या? आर रिलेट कर रहा है, आर एक्सप्लेनेशन है ए का, सिंपल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है इसलिए बी का हो गया। मैं तेरा तू मेरी, बात खत्म हो गया। आगे, व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ड्राइवर्स कौन कौन से ग्लोबलाइजेशन के? ड्राइवर्स मतलब क्या, कौन कौन से फैक्टर्स है ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है? कौन कौन से फैक्टर्स है ग्लोबलाइजेशन के, कैसे ग्लोबलाइजेशन होता है? पॉपुलेशन मोबिलिटी स्पेशली ऑफ लेबर, क्या पॉपुलेशन के इधर से उधर जाना ही ग्लोबलाइजेशन का एक कारण है? हाँ बिल्कुल। आप इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी तभी होती है जब क्या होती है, पॉपुलेशन इधर से उधर जाने के लिए तैयार होती है, तभी हो पाती है। क्या फाइनेंशियल फ्लो के कारण भी ग्लोबलाइजेशन होता है? हाँ बिल्कुल होता है, फाइनेंशियल फ्लो भी होता है तभी ग्लोबलाइजेशन हो पाता है। क्या असेंबली ऑपरेशन रिलेवेंट है? एकदम अनरिलेवेंट चीज है, इसलिए मैंने इसको पहले ही काट दिया। क्या एक्सपोर्टिंग यहाँ पे है? एक्सपोर्टिंग होता है लेकिन ग्लोबलाइजेशन होने के बाद होता है, तो ये ग्लोबलाइजेशन के समय की बात नहीं है, ये उसके बाद की समय है, ये उसके बाद की बात है। तो इसलिए अभी मेरे यहाँ पे फाइनल आंसर होता है और एन बी हम टिक करते हुए ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मानते हैं। आगे बढ़ेंगे। अ मल्टीनेशनल फर्म इज द वन विच, एक मल्टीनेशनल फर्म वो होता है जो कि क्या करता है, एक मल्टीनेशनल फर्म क्या होता है, सोर्स सप्लाई फॉर मल्टीपल कंट्री, क्या वो सोर्स करता है सप्लाई को मल्टीपल कंट्री से? सप्लाई मल्टीनेशनल फर्म होता क्या है, पहले मुझे ये बताइए। सॉरी, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं, ठीक है? हरदम जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो उससे ये पूछिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, और क्या पूछ रहा है उसमें उसका मतलब क्या है, तब आपको उसका मतलब पता होगा, ठीक है? तब आपको उसका क्वेश्चन का आपको मतलब पता होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन का मतलब पता होगा, ठीक है? और आपको ये पता होगा कि किस तरह, अगर आपको उसका मतलब पता है और आपको ये पता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो देन यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक इट, देन यू आर गोइंग टू क्रैक द क्वेश्चन, ठीक है? तो आप आसानी से क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक कर ले जाओगे, ठीक है? तो क्वेश्चन का पहले मतलब देखो, क्वेश्चन का मतलब देखने के बाद ये देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो पहले मल्टीनेशनल फर्म होता क्या है? मल्टीनेशनल फर्म एमएनसीज होती हैं, ठीक है? मल्टीनेशनल फर्म एमएनसी होती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी इसे कहा जाता है। ये क्या काम करने की काम करती है? ये क्या काम करती है? मल्टीपल कंट्री में ऑपरेट करती है और क्या करती है कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को अपना प्रमोट करती है। तो क्या ये सोर्सेज होती है सप्लाईज के मल्टीपल कंट्री से? क्या ये मल्टीपल कंट्री से अलग अलग सोर्सेज को लेती हैं? नहीं, ये अलग सोर्सेज को नहीं लेती, नहीं है, ये एक्सपोर्ट करती हैं उल्टा। तो एक्सपोर्ट द प्रोडक्शन टू मल्टीपल कंट्री, हाँ ये हो सकता है। कंट्रोल एंड ऑपरेट प्रोडक्शन फैसिलिटी इन मल्टीपल कंट्री, मैंने पहले ही बोला कि करती है मल्टीपल कंट्री में फैसिलिटेट करने का काम करती है, तो ये भी हो सकता है। हैड अ कॉन्सुलर एसेस इन मल्टीपल कंट्री, कॉन्सुलर एसेस होता है इनके पास क्या मल्टीपल कंट्रीज में? नहीं, ये नहीं होता है। कॉन्सुलर एसेस क्या होता है कि मान लो कि कोई यहाँ से, कोई बच्चा यहाँ से मान लो फॉरेन पढ़ने गया, ठीक है? कोई चाइल्ड यहाँ से फॉरेन पढ़ने गया, फॉरेन पढ़ने तो गया लेकिन कुछ क्या कर देता है, कुछ बात हो जाती है जिसके कारण उसको क्या हो जाता है, जेल हो जाता है। अब जेल को क्या करती है, सॉल्व करने के लिए क्या करती है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं वो काउंसलर एसेस प्रोवाइड करती हैं, जिसके कारण क्या हो पाता है, वो चीज़ों को वो सॉल्व कर पाते हैं और सॉल्व करने के बाद उनको क्या मिलता है, एक बेल मिल जाता है। बेल या तो बोल सकते हैं वहां से उनको छुट्टी मिल जाती है अगर छोटे मोटे क्राइम है। तो यही होता है क्या काउंसलर एसेस, क्या ये काउंसलर एसेस प्रोवाइड करती है? नहीं, ये कोई काउंसलर एसेस में एमएनसी नहीं प्रोवाइड करती है, ये क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को ही बेचती है और खरीदती है। लेकिन हाँ, कोई सोर्सेज नहीं है कि मान लो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हो गया तो क्या सोर्सेज हो गई, बाहर से मंगा रही हैं, हाँ मंगा सकती हैं बाहर से, लेकिन कोई सोर्सेज ऑफ सप्लाईज नहीं होती मल्टीपल कंट्री में, या मल्टीपल कंट्री में सोर्सेज नहीं लेती हैं अपना, ठीक है? ये नहीं होता है ये। तो किसके ऊपर हो सकता है ये, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन कर सकती है, कंट्रोल या ऑपरेट कर सकती है। अब बेटर क्या है, बेस्ट क्या है इसमें, अब इसमें यही देखेंगे इसमें बेस्ट क्या है, इसमें क्या बेस्ट क्या है, कंट्रोल ऑपरेट करती है प्रोडक्शन फैसिलिटीज को मल्टीपल कंट्रीज में। ये क्या है, ये यूनिवर्सल वैल्यूएबल है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है इसकी, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बात करें तो ये कुछ क्राइटेरिया को खाली फिक्स कर रहा है ना, क्राइटेरिया को कुछ फिक्स कर रहा है। तो बात करिए अगर इसकी तो ये मेरा 1 नंबर ले सकता है, लेकिन बात करें इसकी तो ये मेरा 2 नंबर ले सकता है, तो इसलिए हम लोग 2 नंबर वाले को टिक कर देंगे, ठीक है? सिंपल समझ आ रहा है कि वो क्या था, इसमें क्या था कि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, रिलेवेंट, ये रिलेवेंट है लेकिन बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, तो इसलिए हम लोग इसको टिक किया ना। आप इसको समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एमएनसी एक्सपोर्ट प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन वहीं पे कंट्रोल एंड ऑपरेट दोनों की बात हो जा रही है, जिसके कारण उसका 2 नंबर मिल गया और इसलिए वो बेस्ट ऑप्शन हो गया। आगे ऐसे आप भी कर सकते हो, 2 नंबर दे सकते हो, 1 नंबर दे सकते हो, और जो आपको फिर बेस्ट ऑप्शन लगा उसको टिक कर सकते हो। आगे, ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज committed to remove all barrier to the free flow of goods and services between themselves and also pursue independent external trade policy is called, क्या करना, ग्रुप करना कंट्रीज को और कमिटेड, सॉरी ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज, ग्रुप करना सारे कंट्रीज को, कमिटेड टू रिमूव ऑल बैरियर, जो कि कमिटेड है क्या, सारे बैरियर्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है? ग्रुपिंग ऑफ कंट्री कमिटेड, सॉरी ये है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि सारी कंपनी का ग्रुप, सारी कंपनी का नहीं, सारे कंट्रीज का ग्रुप जो कि क्या है, कमिटेड है रिमूव करने के लिए बैरियर्स को, ठीक है? और एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसीज के लिए कमिटेड है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया।
तब कंपनी बोलती है, सॉरी, तब कंट्री बोलती है कि हम क्या करेंगे, हम आसानी से फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, तब उसी को बोलते हैं क्या, फ्री ट्रेड एरिया। सर कस्टम यूनियन किसे कहते हैं, कॉमन मार्केट क्या है सर, इकोनॉमिक यूनियन क्या है सर, फ्री ये हो गया, डायरेक्ट हो गया। तो फिर कस्टम यूनियन क्या हुआ, कॉमन मार्केट क्या हुआ और इकोनॉमिक यूनियन क्या हुआ। अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग ये सब के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, चलिए बात करेंगे उपसाला मॉडल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ उपसाला मॉडल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इज नॉट वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड नहीं होता है। सबसे पहले बात करेंगे किसके लिए वैलिड होता है। उपसाला मॉडल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है, उपसाला मॉडल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन होता है कि तब आप इंटरनेशनली घुसते हैं, मतलब तब आप इंटरनेशनल मार्केट में घुसते हैं स्टेप बाय स्टेप। कैसे, स्टेप बाय स्टेप आराम से आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं। क्या देखा मतलब हिंदी में, तो इसमें क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या उपसाला मॉडल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन में आता है, हाँ ये आता है इसमें। क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आता है, नहीं। एग्रीकल्चर इंटरप्राइज आता है, हाँ आता है। ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस, हाँ आता है। ये सब इंटरप्राइजेस क्या होती है, कहीं ना कहीं बिजनेस से में जाती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको जाना होगा, पहले आप एक्सपीरियंस लोगे, एग्री में भी आप एक्सपीरियंस लेते हो। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेडिंग का मतलब ये है कि ट्रेड करना, पहले एक्सपोर्ट करना, फिर जॉइंट वेंचर में जाना, तो ये ट्रेड होता है। तो क्या आप इसमें भी स्टेप बाय स्टेप जाते हो, हाँ इसमें भी स्टेप बाय स्टेप होता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इसमें कोई वैलिडेशन ही नहीं रखती है। आगे चलेंगे, द मोड ऑफ जॉइंट वेंचरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस दैट अलाउ अ कंपनी टू कंडक्ट अ बिजनेस इन एनी अदर, क्या, द मोड ऑफ जॉइंट वेंचरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस दैट अलाउ अ कंपनी टू कंडक्ट बिजनेस इन एनी अदर कंट्री हु लॉ डिस्करेज फॉरेन ओनरशिप इज नोन एज, जिसका लॉ क्या करता है, डिस्करेज करता है फॉरेन ओनरशिप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसा जॉइंट वेंचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस जिसका लॉ डिस्करेज करता है फॉरेन ओनरशिप को। जिसका लॉ क्या करता है, डिस्करेज करता है किसी को, फॉरेन ओनरशिप को, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फॉरेन ओनरशिप नहीं दी जाती, यहाँ पे क्या दी जाती है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग में क्या दी जाती है। ये देखो, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेस है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब आप आराम से क्वेश्चन टिक कर ले जाओगे। मैं यहाँ पे हर ऑप्शन को अब जाके अब सॉरी अब मैं यहाँ पे सारे ऑप्शन को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर हर ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करने लग गया क्योंकि बहुत लंबे लेक्चर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, खाली जो मेरा ऑप्शन होगा जो हम टिक करेंगे उसी को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग क्या है, अगर कहीं पे एलिमिनेट कर रहा हूँ वहाँ पे उस चीज़ को मैं करूँगा, पक्का करूँगा। और कहीं पे मुझे ट्रिकी लैंग्वेज लग रहा है, कहीं पे मुझे ट्रैप लग रहा है, तो उसको भी हम आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग खाली ऑप्शन के ऊपर चलेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना खींचे। द मोड ऑफ जॉइंट वेंचरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस दैट अलाउ अ कंपनी टू कंडक्ट अ बिजनेस इन अनदर कंट्रीज हु लॉ डिस्करेज फॉरेन ओनरशिप, जिसका लॉ डिस्करेज करता है फॉरेन ओनरशिप के लिए, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या होता है, आप अपने कंपनी का होल मॉडल दे देते हैं सामने वाले को, कंपनी का होल मॉडल दे देते हो सामने वाले को, लेकिन आप कंपनी का ओनरशिप नहीं रखते हो, उससे खाली रॉयल्टी चार्ज लेते हो। कंपनी का ओनरशिप नहीं रखते हो, उससे खाली क्या लेते हो, लाइसेंसिंग चार्ज लेते हो या रॉयल्टी लेते हो ना। ये क्या होता है, लाइसेंसिंग का वन स्टेप अप होता है, वन स्टेप अप होता है क्या, फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, तो फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, ये एक ऐसा फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस का, जॉइंट वेंचरिंग का, जहाँ पे आप क्या करते हो, फॉरेन ओनरशिप लेते हो। अगर कोई कंट्री डिस्करेज कर रहा है कि नहीं आप वहाँ पे आके जमीन खरीद के सामान नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, वहीं के लोगों के साथ आप क्या करते हो कि एक अपना फ्रेंचाइजी बैठाते हो और वहीं पे अपना बिजनेस करते हो। सिक्वेंशियल अरेंज, सीक्वेंस में अरेंज करो द थीम्स रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया बिजनेस। ठीक है, इंडियन बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन बिजनेस को एक सीक्वेंस में अरेंज करो। सिर्फ इंडिपेंडेंस से बाद से जितने भी ग्लोबलाइजेशन हुए इंडियन बिजनेसेस का, उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना। सबसे पहले बात कर रहे हैं एफडीआई। इसमें आप इसमें ना ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, आपको भी नहीं पता क्या पहले आएगा क्या लास्ट में आएगा, कहीं ना कहीं सब कुछ आप याद भी नहीं कर सकते, तो इसमें ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। CECA क्या है, CECA मतलब दैट मींस कि CEA ACE में कौन सबसे पहले, एफडीआई इन वेरियस सेक्टर ओपन अलोंग विद द स्लैशिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी। सबसे पहले क्या एफडीआई ओपन हुआ, बहुत सारे कस्टम ड्यूटी को ओपन करने के बाद गवर्नमेंट लेड इन्वेस्टमेंट इन लार्ज पब्लिक सेक्टर यूनिट इन स्टील केमिकल एंड पावर। क्या गवर्नमेंट ने सबसे पहले इन्वेस्ट किया कहाँ पर, लार्ज पब्लिक सेक्टर में, स्टील केमिकल एंड पावर। इंडियन बिजनेसेस बिकम कॉम्पिटिटिव एंड स्टार्टेड ऑफ रीप रिवॉर्ड ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग। क्या इंडिया बिजनेसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगी और वो क्या करी, डेवलप वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग। ठीक है, रीप रिवॉर्ड, बहुत सारे रिवॉर्ड पाई और डेवलपमेंट लर्निंग की। तो क्या हो सकता है, सी हो सकता है, गवर्नमेंट लेड द इन्वेस्टमेंट इन लार्ज पब्लिक सेक्टर यूनिट इन स्टील केमिकल एंड पावर। सबसे पहले तब हमारी इंडिपेंडेंस हुई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया और सबसे पहले पब्लिक सेक्टर को ही बढ़ाने का काम किया। तो सी होगा। सी के बाद सेम है, बी भी सेम है। अब बात करेंगे CEB, मेरा यहाँ पे खत्म हो जाता है क्या, सी। ठीक है, सी एंड बी खत्म हो जाता है, बचता क्या है मेरा, दो ऑप्शन, क्या है, एन डी में से पहले क्या होगा, एन डी में से। तो ये क्या है और डी क्या है, डी क्या है, इंडियन बिजनेसेस बिकम कॉम्पिटिटिव एंड स्टार्टेड अ रीप रिवॉर्ड ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग। इंडिया बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर दी और बहुत सारे डेवलपमेंट लर्निंग के रिवॉर्ड्स को भी पाना शुरू कर दी। एफडीआई इन वेरियस सेक्टर ओपन अलोंग विद द स्लैशिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी। एफडीआई बहुत सारे सेक्टर में ओपन हो गया कुछ कस्टम ड्यूटीज के साथ। अच्छा, बी के पहले सॉरी यहाँ पे, हाँ बी के पहले क्या था, या तो बोल सकते हैं यहाँ पे क्या था, पहले बी था ना, बी लास्ट में था। तो पार्शियल ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी, पार्शियल हुआ ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी, पार्शियल ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी के बाद क्या होगा, एफडीआई है,
एफडीआई एक ऐसी चीज आएगी जो कि क्या करेगी, कस्टम ड्यूटीज को ओपन करने का काम करेगी ना, ठीक है। बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज को हटाया गया, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कस्टम ड्यूटीज को भी हटाया गया, ओपन अलॉन्ग विद द स्लैशिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी, ठीक है, ओपन किया गया, ठीक है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज को भी हटाया गया, तो इसलिए क्या होगा, बी के बाद ए आएगा और हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे कौन से क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर तो नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर थिनली व्हील्ड डिस्गाइजेस दैट एसेंशियली रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट, कौन सा इसमें से थिनली व्हील्ड है जो कि एसेंशियल जो कि क्या करती है, एसेंशियली रेस्ट्रिक्ट करती है इंपोर्ट को, मतलब बहुत ही जरूरत बहुत ही सही तरीके से क्या करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है इंपोर्ट को। थिन क्या होती है, पहले ये बताएंगे आपकी थिनली व्हील्ड डिस्गाइजेस क्या होती है। थिनली व्हील्ड डिस्गाइजेस क्या होती है, थिनली व्हील्ड डिस्गाइजेस वो डिस्गाइजेस होती हैं जो कि क्या बोलते हैं, जो पोअरली हिडन हो। किसे बोलते हैं, जो कि बहुत ही बेकार तरीके से हाइड हुई हो, उसे बोलते हैं थिनली व्हील्ड डिस्गाइजेस। अब थिनली व्हील्ड डिस्गाइजेस कौन सी होंगी, अगर हम लोग बात करें कौन सी होंगी, तो थिनली व्हील्ड डिस्गाइजेस हमारी होंगी कौन सी, रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट, मतलब ऐसे कौन सी पोअरली हिडन, क्या पोअरली हिडन डिस्गाइज है जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है इंपोर्ट को। पोअरली हिडन हम लोग किसे कहते हैं, देखो जो टैरिफ होता है, कहीं ना कहीं जो टैरिफ होता है वो हिडन नहीं होता, वो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोअरली हिडन बैरियर कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, नॉन टैरिफ बैरियर रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट बोले जाएगा, क्या यहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर जो कि इसेंशियली रिस्ट्रिक्ट करती है इंपोर्ट को। कौन कौन सी होगी यहाँ पे जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है इंपोर्ट को, कौन सी होगी यहाँ पे होगी मेरी नॉन टैरिफ बैरियर। वॉलंटरी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, क्या जानबूझ के इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाना क्या नॉन टैरिफ बैरियर है, क्या जानबूझ से इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाना नॉन टैरिफ बैरियर है, इसे सर्कल कर लेते हैं, क्या है कि नहीं, बात करेंगे आगे। लेबलिंग रिक्वायरमेंट शोइंग ओरिजिन एंड कंटेंट, लेबलिंग रिक्वायरमेंट पाना, क्या जो ओरिजिन और कंटेंट दोनों को शो करे, हाँ ये कहीं ना कहीं नॉन टैरिफ बैरियर, क्योंकि टैरिफ बैरियर क्या होता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में लगती है, और ये नॉन टैरिफ बैरियर हिडन फॉर्म में लगती है, अलग फॉर्म होता है, ठीक है। इंपोर्ट टैरिफ एंड कोटा, ये नॉन टैरिफ बैरियर, ये टैरिफ बैरियर है। सेफ्टी रेगुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, हाँ सेफ्टी रेगुलेशन भी कभी भी लगाया जाता है। और हेल्थ रेगुलेशन फॉर हाइजीन प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग ऑफ इंपोर्ट प्रोडक्शन गुड, ठीक है, इंपोर्टेड फूड प्रोडक्शन, ठीक है। हेल्थ रेगुलेशन भी लगाया जाता है, हाँ ये भी नॉन टैरिफ बैरियर, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। तो ये हो गया मेरा बी डी ई, क्या बी डी ऑप्शन में है, हाँ डी ऑप्शन में है सर, ये वाला तो बच गया। बी सी, क्या सी वाला मेरा ऑप्शन में था, नहीं था, सी वाला नहीं था, सी वाला ऑलरेडी कट हो गया, तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि वारंटी जानबूझ का इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता है, इसको कहीं ना कहीं सामने से नहीं लगाया जाता है, इसको छुपा के लगाया जाता है, तो ये एक जानबूझ का नहीं है, ठीक है, इसको इस तरह लगाया जाता है, ये कहीं ना कहीं टैरिफ बैरियर नहीं होता, इसे हम लोग अपने क्वालिटीज के लिए लगाया जाता है, या तो बोला जाता है इसको और चीजों के लिए लगाया जाता है, लेकिन ये एज अ टैरिफ बैरियर भी काम करने लगता है, ठीक है। आगे थोड़ा सा थक गया हूँ, बहुत देर से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, 1 घंटे से लगातार वीडियो बनाए जा रहे हैं और सुबह से हम बैठे पड़े हैं, तो यस थोड़ा सा थक गए हैं, लेकिन हाँ चलिए आपके लिए लगे रहेंगे। आगे बात करेंगे विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज Which one of the following is trade related entry mode in international market? Trade related entry mode कौन सा है इंटरनेशनल मार्केट में, आप बात करोगे, क्या मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड मोड है, क्या इंटरनेशनल लाइसेंसिंग ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड है, क्या इंटरनेशनल लीडिंग एंट्री मोड है, क्या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड है। ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड होना मतलब क्या, ट्रेड का मतलब क्या होता है, गुड एंड सर्विसेज का सप्लाई करना, ठीक है। तो गुड एंड सर्विसेज के सप्लाई के रिलेटेड कौन सा एंट्री मोड है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसको एकदम सिंपल तरीके से हमें याद रखना है, कौन सा एंट्री मोड है, ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड कौन सा है। ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड मेरा होता है क्या, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसको एकदम सिंपल तरीके से आप याद रखोगे और इसमें कुछ दुविधा नहीं है, आप याद रखना, तब भी ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड आएगा जब आप मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट करोगे। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेगा तो आप क्या करोगे, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग करोगे। वहीं पे फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ एंट्री मोड आएगा तो आप क्या करोगे, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग को करोगे। वहीं पे पोर्टफोलियो में क्या करोगे, अगर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई मोड आ जाता है तो आप उसको पोर्टफोलियो में टिक करोगे। तो यस इस तरह मैं आपको हर क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आपको दिक्कत होगा वो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना खींच जाए और जल्दी आपके लिए मैं ये वीडियो भी दे पाऊँ, इसलिए मैं, ठीक है, हर चीज़ को जहाँ पे भी दिक्कत होगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन डीप जाना चाहिए, वहाँ पे मैं डीप जाके आपको क्वेश्चन को उसी तरह से समझाऊंगा। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर फेवर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, कौन सा फ्लोइंग फैक्टर फेवर करता है प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन को इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है उसको कौन फेवर करता है, किसमें, इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट को फेवर करने वाला कौन से फैक्टर्स है, बात करेंगे उसके ऊपर। तो इसके ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ एडाप्टेशन, क्या हाई कॉस्ट ऑफ एडाप्टेशन प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को देता है, या प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को फेवर करता है। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि आप क्या करो, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट में सब सेल करते हो, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट मार्केट में सब सेल करते हो, ठीक है, सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट में आप सेल करते हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, कोई भी चेंजेस नहीं करते। तो हाई कॉस्ट ऑफ एडाप्टेशन, अगर क्या कॉस्ट ऑफ एडाप्टेशन वहाँ का मार्केट का अच्छा है तो क्या वो फेवर करेगा, हाँ वो फेवर करेगा। वेरिएशन इन कंडीशन ऑफ यूज, अगर कंडीशन ऑफ यूज में क्या बहुत सारा वैरी कर रहा है तो क्या वो फेवर करेगा, नहीं, ये सेम प्रोडक्ट है और इसका सेम यूज भी होता है, तो वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ यूज नहीं फेवर करेगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट क्या फेवर करेगा, क्या कोई कंट्री से आया, कोई स्पेसिफिक कंट्री से बन के आया, क्या वो फेवर करता है, हाँ, जैसे हमें वॉच पसंद है कहाँ का, स्विट्जरलैंड का वॉच पसंद है, तो हम स्विट्जरलैंड से वो वॉच मंगवाते हैं, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट भी मायने रखता है।
इकोनॉमिक्स R&D, जितना आप R&D किए रहोगे उतना ज़्यादा वो क्या होगा, अडैप्टेबल होगा, जिसके कारण क्या होगा, वो प्रोडक्ट और भी ज़्यादा डिमांडेबल होगा। डिफरेंट टेक्निकल स्टैंडर्ड डिफर कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट टेक्निकल स्टैंडर्ड है, तो कहीं न कहीं वो प्रोडक्ट वहाँ पे सूटेबल नहीं होगा। इसलिए 3 ऑप्शन बेस्ट बन जाते हैं हमारे क्या, हाई कॉस्ट ऑफ एडाप्टेशन, कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट, इकोनॉमिक्स इन R&D, TD हैव द बेस्ट ऑप्शन। मोस्ट एप्रोप्रिएट का मतलब होता है रूट कॉन्सेप्ट, हाँ? रूट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट रूट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे डिफरेंट टेक्निकल स्टैंडर्ड का मतलब ये भी हो सकता था कि टेक्निकल स्टैंडर्ड में अगर डिफरेंस है तो क्या वो अप्लाई होगा, क्या अगर आईफोन का डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल यूज हो सकता है, नहीं, एक ही यूज हो सकता है, आप उसे कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, नहीं, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज हो सकता है, कोई और चीज के लिए आप इसका यूज नहीं कर सकते, डिफरेंट टेक्निकल स्टैंडर्ड में वो स्टैंड आउट नहीं करता है, ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट का भी बहुत ज्यादा यूज किया गया, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है मोस्ट एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, रूट कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बात करेंगे क्या, the step to be followed firm while strategizing to go international are as follow। कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं फर्म के द्वारा, तब वो क्या करते हैं, तब वो एक स्ट्रैटेजी बनाती है, तब वो एक स्ट्रैटेजी बनाती है इंटरनेशनल जाते समय, ठीक है। क्या कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं भाई स्ट्रैटेजाइजिंग टू गो इंटरनेशनल, तो फर्म इंटरनेशनल जाने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाती है, तो कौन से स्टेप को फॉलो करती है, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से हमने पढ़ा है। क्या सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग कैसे, डिसाइडिंग व्हेन टू एंटर, क्या वो डिसाइड करेगी कब उसको एंटर करना है। इसको हम लोग ना ऑप्शन एलिमिनेशन समझते हैं, इसको मैं एक शॉर्टकट तरीके से भी मैंने याद किया था, लेकिन इसको ऑप्शन एलिमिनेशन समझेंगे, क्योंकि मे भी शायद ऑप्शन डिफर करके रहे, या बोल सकते हैं कि जो ये ऑप्शन है ये अलग अलग वर्ल्ड में है, तो फिर आप नहीं पहचान पाओगे, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन समझते हैं। CCE मतलब सी और में से कौन पहले आएगा, डिसाइडिंग व्हेन टू एंटर, कौन कब एंटर करना है, क्या ये पहले डिसाइड करेंगे, डिसाइडिंग वेदर टू ग्लोबल, पहले कहाँ ग्लोबल जाना है ये डिसाइड करेंगे, डिसाइडिंग हाउ टू एंटर द सुजन मार्केट। अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है, तो क्या तुम पहले प्रोडक्ट बना दोगे, या पहले ये देखोगे कि आपको कौन से एरिया में वो प्रोडक्ट बनाना है, मतलब किस एरिया के लिए प्रोडक्ट बनाना है, तो आप पहले एरिया देखोगे, वैसे ही डिजाइनिंग वेदर टू ग्लोबल, आप सबसे पहले ये देखोगे कहाँ पे आपको ग्लोबल जाना है, फिर आप क्या देखोगे, डिसाइडिंग व्हेन टू एंटर, दैट मींस कि आप क्या करोगे, उसके बाद क्या A और बी में डिसाइडिंग दिस मार्केट टू एंटर, डिसाइडिंग व्हेन टू एंटर, क्या पहले मार्केट देखोगे या पहले इंटर देखोगे, कब इंटर करना है, आप पहले इंटर देखोगे फिर मार्केट देखोगे, मतलब आप पहले ये देखोगे कि आपको इंटर कब करना है, तब इंटर करना है, उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करोगे, उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट का डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखोगे, तो इसीलिए डिजाइनिंग व्हेन टू इंटर करेंगे हम लोग, ए को टिक, और हमारा ऑप्शन नंबर बी टिक हो जाता है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने पढ़ा, क्या सबसे पहले हम लोग ने वेदर देखा, वेदर के बाद व्हेन किया, व्हेन के बाद विच किया, विच के बाद क्या किया, विच के बाद क्या किया मैंने, मोड देखा, कौन से मोड को चूज करना, और फिर बी किया क्या, हाउ टू मार्केट, हाउ टू इंटर। तो ये मेरा हो गया वेदर व्हेन ट्रिपल डब्ल्यू एम एच, यही है ट्रिपल डब्ल्यू एम एच, यही बेस्ट तरीका है आप इसको याद करने का, और आप इसको इसी तरीके से बेस्ट तरीके से आप याद करके और इसको आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो। आगे द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो डायरेक्टरेट जनरल होते हैं फॉरेन ट्रेड के, जो कि होते हैं DGFT, फैसिलिटेट एंड प्रमोट फॉरेन ट्रेड इन इंडिया एंड आल्सो इंप्लीमेंट, मतलब ये DGFT का शॉर्ट फॉर्म है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का, फैसिलिटेट एंड प्रमोट फॉरेन ट्रेड इन इंडिया एंड आल्सो इंप्लीमेंट द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर गवर्न द DGFT। जैसे DGFT को गवर्न करना, हमसे तो यही पूछा कि कौन सा यूनियन मिनिस्टर गवर्न करता है DGFT को, तो आपको हमें पता है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये तो हर किसी को पता है, हर कॉमर्स के बच्चे को पता है, तो ये आप कर ले जाओगे, ठीक है। आगे चलेंगे क्या है, as defined under the foreign trade policy implemented by the DGFT, जो कि implement किया गया DGFT के द्वारा, has the main aim to mentor new, इसका मेन एम है कि मेंटोर करना न्यू पोटेंशियल एक्सपोर्टर को, इंटरेक्ट करना किसी से फॉरेन ट्रेड का, काउंसलिंग करना, उनको ट्रेनिंग देना और टीच करना प्रोग्राम को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, दैट मीन्स कि एक्सपोर्ट के लिए उन्हें ट्रेनिंग देना, काउंसलिंग करना, उनको और टीच करना, उनको रीच करना। तो ये किसके अंदर, कौन से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आता है, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के आता है, कौन से, कॉल फॉर एक्टिविटी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आता है। कौन सा एक्टिविटी, कौन से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आता है, कॉल फॉर एक्टिविटी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अरेंज द फ्लोइंग एग्जांपल ऑफ बिजनेस ट्रैकर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखो ये भी, तब भी अच्छा आप देख रहे हो, आप इससे भी समझेंगे नहीं, तब भी आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है, तब तक आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ रहा है, तब भी आपसे प्रोसेस पूछ रहा है, तब तक आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ रहा है। तो याद रखिएगा एलिमिनेशन मेथड हम लोग वहां पे भी यूज करते हैं जब आपसे क्रोनोलॉजिकल और क्या पूछे, क्रोनोलॉजिकल के साथ आपसे पूछे क्या, प्रोसेस वगैरह अगर पूछता है, तब तक आपको क्या करना पड़ता है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना पड़ता है। तो ये सब चीजें भी आप लिखते हुए चलिए, ताकि आपको याद रहे कि आप एलिमिनेशन मेथड कहाँ यूज कर रहे हो। एक सेकंड वो स्लाइड खोल लेता हूँ जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे थे, वो क्वेश्चन नंबर खोल लेता हूँ। अरेंज द फ्लोइंग रेट अरेंजमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, किसमें, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, किसमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, ठीक है। ओल्ड के न्यू अरेंज करना है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, यहाँ पे तो है नहीं, तो मुझे तो याद है, आप कहीं ना कहीं आप वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करोगे। सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा कमोडिटी स्पेसी स्टैंडर्ड, इसके बाद क्या आएगा, कोल्ड स्टैंडर्ड आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा फिक्स पैरिटी आएगा, फिक्स पैरिटी स्टैंडर्ड आएगा, इसके बाद आएगा क्या, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आएगा। सिंपल, यही आपका सिक्वेंस होगा। आगे हम बात करेंगे,
Quantitative import restriction that limit the quantity of a product being imported is called quantitative import restriction। मतलब जब आप क्वांटिटेटिव इंपोर्ट करते हो रेस्ट्रिक्शन पे, जैसे मान लो कि क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन होता क्या है? क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि तब आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स की, मान लो आप इंपोर्ट कर रहे हो क्या इनोवेशन का। अब इनोवेशन को आप कर रहे हो, लेकिन आपने क्या किया, क्वांटिटी पे रोक लगा दिया। आपने बोला कि खाली 500 यूनिट ही आप इंपोर्ट कर सकते हो इस मशीनरी का, इससे ज़्यादा करोगे तो आपको आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन। और ये कैसे लगता है? ये कोटा के थ्रू लगता है। तो सर ये कोटा के थ्रू लगता है, ये तो समझ में आ गया। तो सर यहाँ पे एम्बार्गो, ट्रेड रिस्ट्रेंट एंड इंपोर्ट टैरिफ क्या होता है? बच्चा यहाँ पे हम लोग खाली समझेंगे कि क्या एम्बार्गो क्या होता है। एम्बार्गो हमारा होता है, आपने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे, ये क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट करना हो जाता है ट्रेड को। रिस्ट्रिक्ट होता है कि नहीं, हमें ट्रेड करना ही नहीं है, तो उसी को बोलते हैं एम्बार्गो। ट्रेड रिस्ट्रेंट क्या होता है? प्रोहिबिटेड किया जाता है कि आपको ये ट्रेड करना ही नहीं है, और इसके कारण क्या होता है? कंपनी के रेपुटेशन पे भी सवाल उठते हैं। इंपोर्ट टैरिफ क्या होता है? इम्पार्ट टैरिफ होता है, ना कि इंपोर्ट टैरिफ होता है। इम्पार्ट टैरिफ वो टैरिफ होता है जो कि पार्शियल टैरिफ होता है, मतलब फुल्ली उसको नहीं किया जाता है, उसे पार्शियल वे में लगाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग। इसमें से क्या है? इसमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल डंपिंग है? दो टाइप की डंपिंग होते हैं, आपको पता है, कन्वेंशनल डंपिंग होते हैं और नॉन कन्वेंशनल डंपिंग होते हैं। कन्वेंशनल डंपिंग क्या होते हैं? बताएंगे मुझे, कन्वेंशनल डंपिंग क्या होते हैं? कन्वेंशनल डंपिंग वो डंपिंग होते हैं सर, जो कि डोमेस्टिक प्राइस के कम दाम पे, अगर डोमेस्टिक प्राइस के, एक सेकंड, हाँ, अगर डोमेस्टिक प्राइस के कम दाम पे क्या किया जाए? गुड्स को सेल किया जाए फॉरेन मार्केट में। गुड को सेल किया जाए कितना? फॉरेन मार्केट में। और अगर क्या कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम दाम पे अगर गुड्स को सोल्ड किया जाए, कहाँ पे? प्रोडक्शन कॉस्ट से कम दाम पे, कहाँ पे? गुड्स को सोल्ड किया जाए, कहाँ पे? बाहर के कंट्री में। तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं क्या? नॉन। तो प्रोडक्शन कॉस्ट की तुलना में कम दाम पे सोल्ड किया जाता है, सेल किया जाता है, तब उसे बोलते हैं क्या? सॉरी, तब उसे बोलते हैं क्या? नॉन कन्वेंशनल डंपिंग। और कन्वेंशनल डंपिंग क्या होती है? तब डोमेस्टिक मार्केट, मतलब डोमेस्टिक मार्केट के कम दाम पे अगर हम लोग बाहर के चीज़ों को सेल करते हैं। तो कहने का मतलब क्या? कन्वेंशनल डंपिंग क्या होता है? ट्रेडिशनल डंपिंग है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप सिंपली क्या करते हो कि आपके पास सरप्लस बचा, सरप्लस बच गया आपके पास, आपने क्या किया? उसको सेल कर दिया। कहाँ सेल कर दिया? फॉरेन मार्केट में सेल कर दिया। कैसे सेल कर दिया आपने? फॉरेन मार्केट में आपने सेल कर दिया, किसके थ्रू? फॉरेन मार्केट में आपने सेल कर दिया क्या? आपने डोमेस्टिक में कितने बेचे थे? 100 रुपए का बेचे थे, लेकिन वहीं पे फॉरेन मार्केट में आपने क्या किया? उसको 80 का ही बेच दिया। सस्ते दामों पे आप उसको बाहर जाके बेच देते हो। ठीक है, इसे बोलते हैं कन्वेंशनल डंपिंग। वहीं पे नॉन कन्वेंशनल डंपिंग में थोड़ा सा वो महंगा जाता है। ठीक है, तो इसी को नॉन कन्वेंशनल डंपिंग कहते हैं, और इसमें नॉन क्या आएगा? रिवर्स डंपिंग आएगा। सिंपल। आगे चलेंगे। तो ये सब तो आपको कहीं न कहीं उसके थ्रू है। आप समझ रहे हो कि ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा समझाना नहीं है, बस आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि ये कैसे सर याद कर सकते हैं, ये बेस्ट तरीका क्या है थ्योरी को याद करने का, तो हम लोग इसको बात करेंगे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। किसने दिया था? मुझे याद है, आपको भी याद नहीं है, क्योंकि कैसे आप याद रखोगे? इसे आपका एडम स्मिथ आते हैं। ठीक है, फैक्टर इडोमेन थ्योरी किसने दिया था? इसको आप याद रख सकते हो, HNO, एक्सेल एंड ऑल इन। नेशनल कॉम्पिटिटिव थ्योरी किसने दिया था? इसको आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज किसने दिया था? कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज दिया था, सी के बाद आता है डी, डेविड रिकार्डो। और नेशनल कॉम्पिटिटिव थ्योरी के ऊपर जाते हैं माइकल पोर्टर। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि का मेरा क्या आ जा रहा है, ए का 4 आ जा रहा है, और एक ही ऑप्शन टिक कर दिया मैंने। बी का क्या आ जा रहा है? थर्ड आ रहा है, तो बी का थर्ड हो जाता है। सी का क्या आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है, तो सी का 1 हो जाता है, और डी का सेकंड हो जाता है। सिंपल था, एकदम सिंपल था, काम खत्म हो गया ना। हमें समझ में भी आया कि क्या कैसे है। एक सेकंड, डी का डेविड रिकार्डो है, डी का सेकंड है। ठीक है, हाँ, बेटर है, बेस्ट है। ठीक, चलिए, एक सेकंड में कहीं आगे पीछे कर रही है क्या? अच्छा ठीक है, हाँ, चलिए फिर से बात करते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दिया था? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज जो कि बोला गया, किसने दिया गया? किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। इसे क्या आएगा? एडम स्मिथ आएंगे। ठीक है, और फिर क्या आएगा? कॉम्पिटिटिव में सी के बाद क्या आते हैं? डेविड रिकार्डो आते हैं। और कौन आएंगे? फैक्टर इडोमेन थ्योरी में याद रखना, हेक्सेल एंड हॉलन आते हैं। और फिर जो बच गया उनका नाम लिख दिया, मिनहेस लियोन्टे। सिंपल था, हो गया। आगे चलेंगे। Yeah, in international trade, factoring is widely used in short-term transaction as a continuous arrangement, arranged step of export, factoring, operation interface. फैक्टरिंग एक्चुअली में होता है क्या? बोला इंटरनेशनल ट्रेड में फैक्टरिंग बहुत ज्यादा यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन के रूप में। अरेंज करो फैक्टरिंग के स्टेप को। फैक्टरिंग क्या होता है एक्चुअली में? बेटा फैक्टरिंग होता है कि तरह मान लो कि कंपनी ने, सॉरी, कोई बैंक ने लोन दे दिया, और वो लोन उसको लग रहा है अब वो लोन वो ले नहीं पाएगा, तो क्या करता है? बीच में एक इंटरमीडिएट कंपनी आती है, और वो बोलती है ये लोन मैं लेकर आती हूँ। ये लोन के बदले में वो बैंक को एक अमाउंट देती है पर्टिकुलर, और वो फिर अमाउंट देने के बाद में वो जाती है उससे कलेक्ट करती है, जो भी इंसान होगा, जो भी मान लीजिए वो सी होगा, तो सी से वो कलेक्ट करेगी, और सी से कलेक्ट करने के बाद क्या करेगी? वो अमाउंट को ये फिर बैंक को जाकर देती है, और बैंक क्या करता है? जो भी इसका रिमेनिंग अमाउंट होता है उसको वापस करता है, और इसको क्या करता है? कुछ वो दे देता है, कमीशन दे देता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फैक्टरिंग कहते हैं इसे। आगे हम लोग बात करेंगे। तो एक्चुअल में अब क्या पूछा है? फैक्टरिंग के स्टेप क्या है? इसको भी एलिमिनेशन में समझेंगे। प्रोसेस को हरदम एलिमिनेशन से करो, बेस्ट तरीका होता है, मुझे जो लगता है। एलिमिनेशन से करोगे आपको बेस्ट आराम से कर ले जाओगे। ईसी में से कौन आएगा? द एक्सपोर्टर शिप द गुड्स द इंपोर्टर एंड सबमिट द इनवॉइस टू द एक्सपोर्ट फैक्टर। द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टर इनटू अ सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्री ऑन द टर्म ऑफ सेल। सबसे पहले उन लोग सेल कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, ना कि वो क्या करेंगे? सबमिट कर देंगे इनवॉइस को। इनवॉइस कब आएगा? तब तक कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है, तो इनवॉइस कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले क्या आएगा? सी आएगा। फिर क्या आएगा? सी के बाद बी आएगा, अब डी और ई में आ गया बहस।
डी और ये भैंस आ गया। क्या बोल रहा है अच्छा डी और ई से पहले आप क्या करोगे, बी को देखोगे, बी क्या बोला है, द एक्सपोर्ट फैक्टर पे कैश इन एडवांस टू द एक्सपोर्टर अगेंस्ट द पेमेंट रिसीव फ्रॉम द इंपोर्टर से पेमेंट मिलने तक उसको क्या बोलेगा, एक बिल रिसीवेबल दिया जाएगा, ठीक है, रिसीवेबल उसको दिया जाता है। आगे क्या है, अब क्या होगा, डी और ए में से क्या होगा, द एक्सपोर्ट फैक्टर ट्रांसफर द इनवॉइस टू द इंपोर्टर फैक्टर who in return assume credit risk. The import factor present an invoice to the importer, take payment and pay to the export factor. क्या बोला था वहाँ पे, बिल दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो इंपोर्ट फैक्टर होगा प्रेजेंट करेगा इनवॉइस को, किसको, इंपोर्टर को, और पेमेंट लेगा और फिर क्या करेगा, एक्सपोर्ट फैक्टर को पे कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, एक्सपोर्ट फैक्टर को पे कर देगा। और क्या वाला क्या बोला, द एक्सपोर्ट फैक्टर ट्रांसफर द इनवॉइस टू द इंपोर्ट फैक्टर, एक्सपोर्ट फैक्टर क्या करेगा, इंपोर्ट फैक्टर को ट्रांसफर करेगा इनवॉइस और इन रिटर्न एज्यूम क्रेडिट रिस्क एंड अंडरटेक द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ रिसीवेबल, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रिसीवेबल को ले लेगा फिर इंपोर्ट फैक्टर पेमेंट। तब तक उसको इनवॉइस मिलेगा ही नहीं, जब तक वो देगा कैसे, तो सबसे पहले ए आएगा फिर डन दिया जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। एलिमिनेशन मेथड से मैंने यूज किया और बेस्ट तरीके से इसका आंसर हमने निकाल लिया, ठीक है, सबसे पहले ए आएगा फिर डी आएगा, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम, एक सेकंड, ए सबसे पहले डी, खाएंगे लड्डू हो जाएंगे बड्डू, नहीं ब्रो। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और क्या है, एक स्टैटिकल स्टेटमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस that show at a point the value of financial asset of a resident of an economy, that a claim on a non-resident or a gold bullion held as a reserve asset and the liability of a resident of a country to a, क्या बोल रहा है, एक स्टैटिकल स्टेटमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में, क्या बोल रहा है, एक स्टैटिकल स्टेटमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में जो कि क्या करें, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करता है, किसके, एसेट एंड लाइबिलिटीज के। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन कहते हैं। ये सिंपल सा डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। क्रॉस बॉर्डर फ्लो, जो कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में फ्लो होता है। करेंसी कंपोजिशन टेबल क्या होता है, करेंसी किस तरह परफॉर्म कर रही है, कंपोजिशन टेबल है। स्पेशल पर्पस एंट्री क्या होता है, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए इस एंट्री को रखा जाता है, कुछ स्पेशल जो एंट्रीज होती हैं वो इसमें रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ चलिए। अब आता है अरेंज द फ्लोइंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक, आ चुके अभी तक, अब आगे बढ़ रहा है। अरेंज द फ्लोइंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज करना है इसको। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहला क्या आएगा, फ्री ट्रेड एरिया आता है, तो बी पहला आएगा, तो बी में 3 ऑप्शन है। फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है, अच्छा एक बार सबके ऊपर बात कर लें, ये पहले लिख लेते हैं, पहले कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है मेरा बी, और में से एलिमिनेट किया तो क्या आ गया, बी आ गया। तो सर बी में की बात के बाद क्या आ गया, और सी आ गया, तो सर और सी में से कौन आएगा, पॉलिटिकल यूनियन या कस्टम यूनियन। याद रखिएगा कस्टम यूनियन आएगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे क्या किया जाता है, फ्री ट्रेड ऑफ गुड एंड सर्विसेज की जाती है, फ्री ट्रेड ऑफ गुड एंड सर्विसेज की जाती है। और इसके बाद सर्विसेज करने के बाद क्या की जाती है, दो कंट्री हो गए, रुकिएगा ना, हाँ। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले मेरा इसमें क्या बोला, लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशन इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा रिलेशन, सबसे ज़्यादा अच्छा रिलेशन कब होता है, तो पॉलिटिकल यूनियन होती है, सबसे ज़्यादा बेस्ट रिलेशन होता है। इसमें क्या होता है, आप यहाँ तक कि ये भी माना जाता है इस रिलेशन में क्या हो सकता है, करेंसी भी सेम हो सकती है लोग, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक यूनियन, इसके बाद क्या आता है, इकोनॉमिक यूनियन ये माना जाता है कि इकोनॉमिक यूनियन में हमारा लैंड, लेबर आराम से इधर से उधर ट्रांसफर होगा, करेंसी भी ट्रांसफर हो सकती है, और भी बहुत सारे पॉलिटिकल चीज़ें भी ट्रांसफर होंगी। कॉमन मार्केट क्या होता है, तो कॉमन मार्केट हो जाता है तो लैंड और लेबर ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। वहीं पर बात करें तो कस्टम यूनियन तब होता है, तब कस्टम यूनियन क्या होता है, कस्टम पॉलिसीज अप्लाई होती है, ठीक है, जो कस्टम पॉलिसी मेंबर कंट्री ले रही है या नॉन मेंबर कंट्री के ऊपर मेंबर कंट्री अप्लाई कर रही है, वही कस्टम पॉलिसी मेंबर कंट्री जो सेकंड नंबर वाली है वो भी नॉन मेंबर कंट्री के ऊपर अप्लाई करेगी। फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है, फ्रीली मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, फ्रीली मूवमेंट होता है गुड एंड सर्विसेज का, तो उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया। तो बी मेरा सबसे पहला हो जाता है और ये सबसे लास्ट हो जाता है, उसके हिसाब से क्या ऑप्शन नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्या होता है, थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट क्या होता है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये सब चीजों का प्रोफेसर का नाम पूछा है, आप बता सकते हो आराम से। मैंने बोला था इसे क्या होता है, एडम स्मिथ। फिर क्या होता है, सी से क्या होता है मेरा, डेविड रिकार्डो, तो फिर सी के बाद डी आता है। एंड ओ से क्या है, थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फैक्टर इनोमेट से तो एक्शन एंड ऑल इन आ जाता है। ओ और क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या हो जाता है, हैबरल आ जाता है लास्ट में जो बच गया। खत्म, इतना सिंपल था, इतना सिंपल ऑप्शन था, इतना सिंपल आंसर था, ठीक है। इतना सिंपल तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि भाई लग ही नहीं रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, लग रहा है कि बस उड़ा दे रहे हैं। आते ही मन क्वेश्चन उठ गया, आते ही मन क्वेश्चन उठ गया। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, कौन सा इसमें कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज वो एडवांटेज होती है जो कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमें जो एडवांटेज मिलती है, ये किस एजप्शन के ऊपर बेस होती है, ये एजप्शन के ऊपर बेस होती है कि क्या ये नॉट द कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, मतलब जो प्योरली, अच्छा ये देखिए ये एक ट्रैप है इसका ना, अभी मुझे याद आ रहा है, हाँ, तो ये इसका एक ट्रैप है कि नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थ्योरी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जो एजप्शन ना हो, इसका मतलब ये है कि जो प्योरली एजप्शन है वही इक्वल नहीं है कैरेक्टरिस्टिक। दैट मींस कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का एजप्शन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का एजप्शन ये है कि क्या होता है, वन फैक्टर प्रोडक्शन होता है, और ये वन फैक्टर प्रोडक्शन किसके लिए होता है, लेबर इंटेंसिव होता है। और ये वन फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है, और ये वन फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है, आई थिंक ऑप्शन गलत, ठीक है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है, इसमें मुझे याद आ रहा है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सही रहेगा। तो इसके एडप्शन कौन से होते हैं, याद रखिएगा। इसका ट्रैक क्या है, आप इसको यहाँ पे लिखेंगे भी,
ताकि ये चीज़ हम लोग रिवीजन के तौर पे लेके चल रहे हैं। क्या जो भी प्योरली एजप्शन होगा वो इक्वल होगा किसके, नॉट कैरेक्टरिस्टिक के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी पे चलेंगे और इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नॉट कैरेक्टरिस्टिक के इक्वल होगा, ये मेरा क्वेश्चन आ जाता है। क्या कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज वो एडवांटेज होती है जब आपको मैं क्या बोलते हैं किसी कॉस्ट से कंपैरेटिव, मतलब मान लीजिए आपने क्या किया, एक 40 रुपए का कोई कपड़ा, आप क्या कर रहे थे 40 रुपए का कोई सामान बना रहे थे और एक और 40 रुपए का सामान बना रहे थे, लेकिन डिमांड किसका था 40, ये वाले 40 का डिमांड ज्यादा था, तो आपने क्या किया, इसको बेचना ज्यादा सही समझे क्योंकि इसका डिमांड कम था और ये कोई और कंट्री बना रही थी, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, एक कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज मिला। और इसी को बोलते हैं क्या, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का क्या होता है, कौन से हम बोल सकते हैं एजप्शंस होते हैं। तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के एजप्शंस होते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट है, हाँ फुल एजप्शन है। लेबर इंटेंसिव इसका एक एजप्शन है, ठीक है। और क्या है, वन फैक्टर प्रोडक्शन इसका एजप्शन है। तो ये सब इसका एजप्शन है और यही एजप्शन क्या होता है, इसमें क्या बन जाता है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक। तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, हाँ ठीक है, वन फैक्टर है, हाँ। और क्या हो जाएगा, टू फैक्टर नहीं होगा, टू फैक्टर नॉट कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आएगा, नॉट कैरेक्टरिस्टिक में जो प्योरली एजप्शन है खाली वो हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, क्या एब्सेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हाँ इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी एब्सेंट होता है, तो यस ये भी होगा, ACD इसमें होगा और ACD क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो ठीक है। तो इसको याद रखना है हमें। बहुत सारी चीजें ट्रैप होती है, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं होती हैं जिसको हमें समझ के याद करके चलना है, ताकि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन दोबारा से आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर लेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, क्या स्पेसिफिक टैरिफ क्या होती है, कंपाउंड टैरिफ क्या होती है, वेरिएबल टैरिफ क्या होती है। स्पेसिफिक टैरिफ क्या, वो टैरिफ होती है जो कि फिक्स अमाउंट ऑफ मनी पर यूनिट पे लगती है, जो फिक्स परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ कमोडिटी के ऊपर लगती है। या कंपाउंड टैरिफ वो टैरिफ होती है जो कॉम्बिनेशन ऑफ एड वॉल्यूम स्पेसिफिक टैरिफ होती है। ये सब चीज का आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तभी आप इसको बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो एड वॉल्यूम टैरिफ, सॉरी कंपाउंड टैरिफ तो हमें पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एड वॉल्यूम स्पेसिफिक टैरिफ, दैट मींस कि सी का हमारा क्या हो जाता है, सी का हमारा क्या हो जाता है, सी का हमारा 4 हो जाता है। सी का 4 क्या है, एक ही में दिया गया है बी में, इसका मतलब क्या है, डी का तो मेरा थर्ड था, ये भी कंफर्म था कि ड्यूटी फिक्स टू ब्रिंग द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड कमोडिटी टू द लेवल ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस। और अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिक वो टैरिफ होती है जो कि क्या होती है, फिक्स अमाउंट ऑफ पर यूनिट पे लगती है। वहीं पे क्या होती है, जो हमारा एड वॉल्यूम, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा एड वॉल्यूम होती है वो किसके ऊपर लगती है, एड वॉल्यूम टैरिफ होता है वो हमारा किस पे लगती है, फिक्स परसेंटेज के ऊपर लगती है। ये क्या कहती है, फिक्स परसेंटेज पे लगती है, और ये क्या किस पे लगती है, फिक्स अमाउंट पे लगती है, ठीक है। अच्छा सर आपने यहाँ पे क्या मैथड अप्लाई किया थी, सर एक सेकंड में आपका आंसर आ गया। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, सिंपल ऑप्शन। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो मुझे सबसे सिंपल ऑप्शन लगा उसको मैंने चूज किया और उससे क्या किया, करेक्ट आंसर को टिक कर लिया। ये भी एक बेस्ट तरीका है अपना क्या करना, पीवाईक्यू को सॉल्व करने का, ठीक है। सिंपल आंसर से मैंने क्या किया, सिंपल आंसर से सॉरी सिंपल ऑप्शन से क्या किया मैंने, क्वेश्चन सही किया। सिंपल ऑप्शन से मैंने क्या किया, क्वेश्चन को सही किया, ठीक है। ये भी एक तरीका है, एक बहुत अच्छा तरीका है, आपको इसको भी सीखने की जरूरत है, ठीक है। हर चीज हर जगह अप्लाई नहीं होता है, इसलिए कुछ चीजें नहीं भी अप्लाई करते हैं ताकि वो बेस्ट है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, अरेंज करेंगे इस थ्योरीज को, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, ये कहीं ना कहीं ये बहुत बार ये थ्योरीज पूछा गया, इसलिए इसके डेट भी आ गए आपकी बार, और अब की बार इसके डेट आए तो आपको डेट याद भी रखने होंगे, क्योंकि मे भी शायद अगली बार फिर से आ रहा है, क्योंकि नो डाउट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया होगा, इसी कारण शायद ये क्वेश्चन उनका गलत भी हो गया। तो अगर हम लोग बात करें तो मशीन थ्योरी आई थी 18 सेंचुरी में। अगर बात करें कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आई थी कब, अगर बात करें हेक्सल थ्योरी कब आई थी 20th सेंचुरी में। और अगर हम लोग बात करें कि हेक्सल हॉलैंड थ्योरी कब आई थी, सॉरी प्रोडक्ट लाइफ थ्योरी आई थी ये 1960 में, और हेक्सल हॉलैंड आई थी कब 20, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा क्या, इसका ऑप्शन क्या होगा, PDC। आपको इसको याद रखना होगा और आप याद रखोगे आप बेहतरीन तरीके से इसे क्रैक कर ले जाओगे, ठीक है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सब कुछ लॉजिक का खेलता है। आगे इकोनॉमिक रीजन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ FDI फ्लो एज पर द UNCTAD रिपोर्ट। अरेंज करना है क्या, इकोनॉमिक रीजन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ FDI फ्लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ FDI फ्लो में अरेंज करना है। अच्छा अब सर इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ये क्वेश्चन तो बहुत ही अलग दिख रहा है और ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग लगाएंगे, BE। क्या बोला, इकोनॉमिक रीजन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कब इनफ्लो होता है, इसका इस इकोनॉमिक रीजन को अरेंज करना है UNCTAD रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। UNCTAD रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना है, अरेंज करना है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत दिया हुआ है, 2020 का पूछा गया है, आपसे अगर पूछा जाएगा 2025 को पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। आगे चलेंगे हम लोग, इसके ऊपर चलेंगे, आगे क्वेश्चन के ऊपर पढ़ेंगे। द रिसोर्स सीकिंग FDI मूव टू अ कंट्री वेयर, जो रिसोर्स सीकिंग FDI होती है, मतलब जो रिसोर्स के लिए तरफ रहती है जो FDI की, वो किस कंट्री को मूव करती है। रिसोर्स सीकिंग FDI का मतलब क्या है, रिसोर्स सीकिंग FDI का मतलब क्या है, रिसोर्स को अट्रैक्ट करती है FDI, वो किस कंट्री की तरफ मूव करती है, किस कंट्री की तरफ जाती है FDI का मतलब आपको पता है क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरफ जाती है,
फाइनेंशियल रिसोर्सेज हेल्प एमएनसी इंप्रूव देयर एफिशिएंसी, इसकी तरफ जाती है नहीं। पर कैपिटा इनकम एंड द साइज ऑफ द मार्केट एट लार्ज, हाँ इसकी तरफ जा सकती है। रॉ मटेरियल एंड जहाँ पर मैन पावर बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में वहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, हाँ जहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए उधर भी जा सकती है, हाँ जा सकती है। लेकिन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या है? सी, क्योंकि क्या है पर कैपिटा इनकम और साइज ऑफ द मार्केट लार्ज होने से मतलब नहीं होता। जैसे अफ्रीका का तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, बात करेंगे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है लेकिन लेबर अगर सस्ते काम में नहीं है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कहाँ का अमेरिका में क्या है, टेक्नोलॉजी तो है लेकिन लेबर नहीं है। तो इसलिए कहीं न कहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल और मैन पावर दोनों बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनी रहती है। ठीक है, बेस्ट है। समझ आ गया? आगे चलेंगे। ऐसे समझते हुए चलो, समझ में आ रहा होगा, मुझे भी समझ में आ रहा है कि आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है और आपको एक-एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि हाँ, ये सारे ये चीज़ ऐसे स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी डिस्क्राइब द एफडीआई फ्लो इन इकोसिस्टम? इसमें से कौन सा एफडीआई फ्लो को डिस्क्राइब करता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो को डिस्क्राइब करता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो को डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। ये भी ये आप इसी से समझ सकते हैं कि एफडीआई फ्लो डिस्क्राइब किया गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्योरी के द्वारा, ना कि वाटरफॉल थ्योरी के द्वारा। वाटरफॉल थ्योरी हमें बताता है कि क्या किस तरह किस तरह जब लैंड होता है फिर लेबर किस तरह लेबर पहले क्या होती है, लेबर का हाई वेजेस हो जाता है कहाँ पे, डेवलप कंट्री में, तो वो कहाँ जाती है, लीस्ट डेवलप में जाती है, फिर क्या जाती है नॉन डेवलप में जाती है, फिर क्या जाती है डेवलपिंग में जाती है। तो इस तरह क्या होता है, एक कंट्री से कंट्री क्या करती है, एक कंपनी मूव करती है ताकि उसे सस्ते दामों पे लेबर मिल पाए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी एफडीआई फ्लो को डिस्क्राइब करता है। सिंपल सा है, ये तो समझ में आ ही रहेगी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 4 स्टेज ऑफ साइकिल की बात करते हैं। कौन-कौन से? इंट्रोडक्शन, फिर कौन सा आता है, इंट्रोडक्शन आता है, फिर क्या आता है, ग्रोथ आता है, फिर मैच्योर आता है, फिर डिक्लाइन। और यही स्टेजेस की बात करता है, यही एफडीआई फ्लो हुई है। ठीक है, ये पहले इंट्रोडक्शन स्टेज पे हम लोग उसको लेते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं ग्रोथ होता है, फिर मैच्योर हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर डिक्लाइनिंग स्टेज आता है, फिर हम लोग एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। आगे, which of the following considered as supply factor affecting the flow of foreign direct investment? इसमें से कौन सा सप्लाई फैक्टर है जो कि अफेक्टिंग करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को? कौन सा इसमें सप्लाई फैक्टर? याद रखिएगा सप्लाई फैक्टर की बात की गई है, किसी और फैक्टर की बात नहीं की गई है। तो सप्लाई फैक्टर क्या हो सकता है? क्या कस्टमर एसेट एक सप्लाई फैक्टर है? क्या कस्टमर का एसेस होना कोई सप्लाई फैक्टर है? नहीं। इकोनॉमिक प्रायोरिटी का सप्लाई फैक्टर है? नहीं। कस्टमर एसेस तो क्या है? कस्टमर एसेस तो हमारा इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है। इकोनॉमिक प्रायोरिटी भी इकोनॉमिक फैक्टर, रिसोर्स अवेलेबिलिटी हाँ हो सकता है, लॉजिस्टिक हाँ हो सकता है, अवॉइडेंस ऑफ ट्रेड बैरियर ये भी हो सकता है। आप देख लेते हैं सीडीई, क्या सी एंड डी है? नहीं। क्या सी एंड डी है? बेस्ट ऑप्शन सी एंड डी है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर पूछा था आपसे, बात खत्म। इसलिए रूट कॉन्सेप्ट के ऊपर बैठ के हमने बात यहाँ पे खत्म कर दी। आगे चलेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इट इज आर्ग्यूड दैट द लोकेशन इन क्वेश्चन attract FDI because it combine the unique advantage of which of the following condition। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आर्ग्यू किया जाता है कि लोकेशन जो होता है क्वेश्चन का वो अट्रैक्ट करता है बहुत ही ज्यादा एफडीआई को। जो लोकेशन होता है वो क्या करता है, बहुत ही ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो कंबाइन करता है एक यूनिक एडवांटेज। क्योंकि वो क्या करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एक यूनिक एडवांटेज देता है। कौन सा एडवांटेज देता है? इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज देता है। हाँ, ये तो कॉन्सेप्ट बेसिक है, आपको इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज मिलेगा अगर आप क्या कर रहे हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लोकेशन के हिसाब से चूज कर रहे हो। फिर फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। क्या नॉलेज एडवांटेज मिलता है? अगर आप लोकेशन के हिसाब से चीजों को चूज कर रहे हो तो आपको नॉलेज एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, ये आपका OLI के ऊपर होता है, ओनरशिप, लोकेशन और इंटरनेशनलाइजेशन। ओनरशिप, लोकेशन और इंटरनेशनलाइजेशन ये होता है, सॉरी। ठीक है, एफडीआई लोकेशन इन क्वेश्चन ये क्या होता है, ये OLI के ऊपर डिपेंड करता है ना। और इसको दिया भी गया था, आई थिंक जॉन डनर के द्वारा किया गया था, क्या उनके द्वारा दिया गया था। तो ये क्या था, एफडीआई के बारे में बात करता है, किसका? OLI। तब भी आपसे पूछे क्या लोकेशन अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये लोकेशन क्या अट्रैक्ट करता है एफडीआई का, तो उसमें हम क्या करते हैं, OLI के ऊपर जाते हैं, जो कि हमें बताता है ओ से ओनरशिप। ठीक है, ओ से ओनरशिप, एल से क्या बताता है, एल से हमें बताता है लोकेशन, और आई से क्या बताता है, आई से हमें बताता है क्या, आई से हमें बताता है इंटरनेशनलाइजेशन। ठीक है, तो इसके बारे में बात करता है। तो ये सिंपल सा थ्योरी था। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये है OLI, ये याद रखना है, OLI बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है। जॉन जनरल के द्वारा आई थिंक OLI दिया गया था कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी के लिए, इतना भी मेन है। ठीक है, आगे चलेंगे। OLI में ही लोकेशन इन क्वेश्चन की बात की जाती है। तो ये कौन सा हो गया, डी एंड ई, बी ऑप्शन डी। आगे क्या है, क्या है क्वेश्चन, इक्लेटिक थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट। इक्लेटिक थ्योरी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होती है, मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी क्या होती है, थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट क्या होती है। सर ये तो बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, मैं तो इसमें से कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, मार्केट इम्परफेक्शन भी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट थोड़ा आ रहा है। एक बार आप इस ऑप्शन को पढ़ो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एफडीआई लार्जली ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज, oligopoly industry rather than an industry operating under a near perfect competition। ठीक है, capital as an investment will move from a country, capital as an investment move from country to abandoned country where because the return on investment opportunity are higher where the capital is limited। country जहाँ से abandoned होती है capital, वहाँ से move करती है जहाँ पे scarce है, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न ज्यादा है। The firm will be a
to keep the benefit of resulting from its innovation and research for its exclusive use. The framework follows three-tier ownership, location, internationalization, assuming that ownership, location, internationalization, assuming that companies are not likely to follow through the FDI if the service products are internally and low cost. तो याद रखिए कैपिटल एज एन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल की बात की गई थी, क्या आंसर थ्योरी था, थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट, तो यही कैपिटल मूवमेंट बताता है। तो क्या डी का सेकंड हो गया। अब डी का सेकंड हो गया, अब क्या हुआ, ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अभी तक आपको ये क्वेश्चन नहीं लगा, आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को खाली क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन को रिलेटेबल बना के क्वेश्चन को टिक करना है। तो ठीक है, तो मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी आपने देखा, परफेक्शन कंपटीशन के बारे में बात कर रहा है, और किसी में भी ऐसे कोई कंपटीशन या कोई भी मार्केट में बिक्री नहीं हुआ है, तो यही हो जाता है। तो सी का 1 हो जाता है, क्या सी का 1 हो जाता है। और आपने देखा कि मेरा ऑप्शन भी है, आंसर भी है, क्या सी का 1, ऑप्शन नंबर डी। तो सी का 4 हो जाता है, एक्रेटिक थ्योरी, ओएलआई के ऊपर डील करता है। ठीक है, एप्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये क्या बताता है, इनोवेशन और रिसर्च के बारे में बताता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट, ये बताता है कि अबेंडेंट कंट्री से जो रिसोर्सेज होती है वो स्केर्स कंट्री में जाती है। मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी क्या बताता है, ओलिगोपोलिस्टिक के बारे में बात करता है, ओलिगोपोलिस्टिक के बारे में बात करता है। सिंपल, आप पढ़ लेते हैं। तो हर याद रखिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैथ ऑफ फ्लोइंग दिया है, तो आप उसको मैथ ऑफ फ्लोइंग को पढ़िए और उसको 2-3 बार पढ़िए। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा, आपको समझ में आएगा कि आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे और वो रिलेट कर जाएंगे आपके क्या मैथ ऑफ फ्लोइंग के। बहुत से क्वेश्चन मैंने देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आगे, which of the following are considered an essential characteristic of the promissory note? इसमें से कौन सा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है किसका, प्रोमिसरी नोट का क्या है, कौन सा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। प्रोमिसरी नोट होता क्या है, एक रिटन नोट होता है जो कि क्या होता है, कंडीशनल होता है। क्या होता है, इट मस्ट बी रिटन। एक प्रोमिसरी नोट क्या होता है, ये तो दिया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द पेमेंट, दिया जाता है कभी और भी सारी चीजों के ऊपर दिया जाता है, लेकिन मेनली क्या होता है, पेमेंट के लिए होता है। इट मस्ट नॉट कंटेन अंडरटेकिंग टू प्रॉमिस टू पे, नहीं है प्रॉमिस टू पे लेता है तो बी नहीं होगा। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी नॉट बी अ कंडीशन, प्रॉमिस टू पे क्या होना चाहिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए। या प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे कंडीशनल नहीं होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे कंडीशनल होना चाहिए। आई थिंक तो एक बार देख लेंगे, अभी रुक जाते हैं, फिर बोला मान लेते हैं, आगे चलेंगे। प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइन बाय एन मेकर, यस साइन होना चाहिए। प्रॉमिस टू पे मनी ऑन, लिखा है खाली प्रॉमिस होना चाहिए मनी पे करने के लिए, हाँ। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए डी, और ये ऑप्शन नहीं होगा। द प्रॉमिस मस्ट नॉट बी कंडीशनल, प्रॉमिस पे नॉट मस्ट नॉट बी कंडीशनल, जो भी प्रॉमिस होगा वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए। कंडीशंस होते हैं तभी तो आप पे करोगे, सिंपल सी बात है। तो यस, अगर ऑप्शन में ऐसे कंफ्यूज होते हुआ तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन का भी यूज कर सकते हो। कभी क्या होता है, हम ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यस वहां पे आप ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करोगे, बेहतरीन ढंग से आप आंसर टिक कर पाओगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एफडीआई इंक्लूड क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट एंड प्रोडक्शन फैसिलिटी। क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट अर्जन में याद रखना कितना आएगा, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में आएगा, ना कि स्ट्रेटेजिक में आएगा, ना ब्राउन फील्ड में आएगा, ना मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन कैसे नहीं है, मर्जर एंड एक्विजिशन का मतलब होता है कि क्या, जब दो कंपनी एक साथ मर्ज करती है, मतलब एक्सिस्टिंग कंपनी है, कोई नई कंपनी नहीं है। स्ट्रेटेजिक लाइन में भी क्या हो रही है, एक्सिस्टिंग कंपनी की बात हो रही है। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में भी क्या हो रही है, एक्सिस्टिंग कंपनी पे ही इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, ब्राउन फील्ड है एंड एक्सिस्टिंग कंपनी पे भी इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब बी एंड सी तो नहीं है, ब्राउन फील्ड हो सकता था, हमें लग रहा था, लेकिन ब्राउन फील्ड इसलिए नहीं क्योंकि इसमें भी एक्सिस्टिंग कंपनी पे ही इन्वेस्टमेंट होती है। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो ऑप्शन आराम से ठीक होता है। द टर्म करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड एज अ ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड विदाउट प्रीड्यूस टू द फॉलोइंग सच ट्रांजैक्शन इंक्लूड। तो क्या करता है, current account transaction defined as a transaction other than the capital account transaction, ठीक है, with the generality of the following such transaction include। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या इंक्लूड होता है, सिंपल सी बात है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या आएगा, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो फ्रॉम इंडिया, जो भी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा क्या वो करंट अकाउंट में आएगा। इसको सर्कल कर देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है अभी मुझे, ठीक है। मैं एज एस्पिरेंट लेके चल रहा हूँ अपने आप को कि मुझे क्या समझ में आ सकता है क्या नहीं आ सकता। मान लीजिए मुझे ये समझ में नहीं आया, पेमेंट ड्यू एट इंटरेस्ट ऑन लोन एज नॉट इनकम, सॉरी, पेमेंट ड्यू एट इंटरेस्ट ऑन लोन एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये करंट अकाउंट है क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो करंट अकाउंट में जाता है। रेमिटेंस ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, अगर कोई अब्रॉड रह रहा है और लिविंग एक्सपेंसेस कर रहा है तो वो भी क्या होगा, मेरा करंट अकाउंट होगा। आगे क्या है, बोरोइंग और लेंडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया रुपीज। अगर बोरोइंग और लेंडिंग कर रहे हैं वो लोन है, लोन कैपिटल अकाउंट में होता है, तो ए तो ऑप्शन नहीं हो पाएगा। क्या कर लेंगे तो ए के साथ बी आएगा, बी तो ऑप्शन ज्यादा नहीं दिख रहा क्योंकि क्या है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मतलब कैपिटल नेचर का होता है। तो इसलिए क्या है, बी एंड सी बेस्ट ऑप्शन है, और बी एंड सी हमारा बेस्ट ऑप्शन निकल। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। इन विच ऑफ द फ्लोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट चेंजेस इन होल्डिंग ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी बाय ऑफिशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन आर अकाउंटेड फॉर। इसमें क्या होता है, चेंजेस, जब चेंजेस होता है गोल्ड और फॉरेन करेंसी में तो किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये रिकॉर्ड किया जाता है, किस में रिकॉर्ड किया जाता है, तो चेंजेस होता है गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी में। करंट अकाउंट में तो करंट रेट ट्रांजेक्शन आता है, कैपिटल में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रेट ट्रांजेक्शन आता है, फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है कि जो भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रहा है उसके रेट ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ऑफिशियल रिजर्व में क्या आता है, गोल्ड और फॉरेन करेंसी में जो भी चेंजेस होते हैं वो आते हैं।
ठीक है? सिंपल है, समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल है, समझ में आ रहा है आपको, मुझे भी पता है कि आपको मज़े भी आ रहे हैं पढ़ने में और यही तरीके से इसी बेस्ट वे में हम पढ़ाते हैं आपको, इसी बेस्ट वे में हम आपको समझाते हैं, तड़के के साथ, मस्ती के साथ और गरम सब्ज़ी के साथ। नहीं, सब्ज़ी के साथ नहीं, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हिच आर द फ्लोइंग सिचुएशन ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड? कौन सा इसमें से एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, उल्टा बैलेंस ऑफ ट्रेड है? बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड तब होता है जब इम्पोर्ट इक्वल टू ट्रेड होता है, ठीक है? और उसके बाद अगर हम लोग बात करें बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होता है? तब इम्पोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट होता है, तब क्या होता है? रिवर्स तब क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सीड हो जाता है और वहीं पे बात करते हैं तब सॉरी एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इम्पोर्ट होता है और वहीं पे तब इम्पोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है? एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है या तो इसको बोलते हैं डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है? आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो फिर अब यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन एंड होते हैं। यस, हमने सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं, यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन एंड होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लगाए और बहुत मजा आया इस चैप्टर को पढ़ने में, बहुत पीवाईक्यू लगाए, बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे पीवाईक्यू को लगाए और समझिए कि किस तरह किस बेस्ट वे में हम अपने अप्रोच को अप्लाई करेंगे कि हम बेस्ट वे से अपने पीवाईक्यू को सॉल्व कर पाएँ। और ये पीवाईक्यू से समझ पाएँ कि ये पीवाईक्यू एक्चुअली में क्यों लगाया जाता है, ये पीवाईक्यू एक्चुअली में हमें क्या बताता है, क्या चीज़ कितने तक पढ़ने को बताता है, ये पीवाईक्यू कैसे ट्रिकी लैंग्वेज को पहचानने में हेल्प करता है, ये पीवाईक्यू कैसे यूजीसी नेट जेआर को क्रैक करने में हेल्प करता है। ये सब चीज़ के ऊपर बात की और ये सब चीज़ को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग ने आज समझा। तो यस, फिर से एक बार लगातार हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि कॉमवर्स में अच्छे रिव्यू आया, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें कह रहे थे, थैंक यू सर, सो ईज़ी वे। यस, बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे पहले कमेंट करते हो हमें और यस, बहुत प्यारा लगता है। यस, यस, मैं बोल रहा हूँ, तो यस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब ऐसे प्यारे कमेंट मुझे मिलते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल कॉमवर्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ अभी तक के पुराने लेक्चर बचे हुए हैं अगर आपके तो आप उसको देख के खत्म कीजिए ताकि आप नए लेक्चर की तरफ आगे बढ़े। और हमारे एक शेड्यूल का भी वीडियो आया है, आप उसको भी जाके ज़रूर देखिए। तो थैंक यू फॉर द क्लास एंड स्टे फोकस। क्या रहना है? स्टे फोकस्ड रहना है ना।